हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। एंड आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं हमारे पाइथन प्रोग्रामिंग का फर्स्ट यूनिट। यस, यू हर्ड इट राइट। पाइथन 1 का हमारा जो फर्स्ट यूनिट है, इंट्रोडक्शन टू द पाइथन, वो इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं। एंड उसको कंप्लीटली एक वीडियो के अंदर कवर अप करने वाले हैं। ये जो वीडियो होने वाली है ये उन स्टूडेंट्स के लिए होने वाली है जो बेसिकली सेमेस्टर पेपर्स के लिए, एग्जाम के लिए या वाइवास के लिए रेडी हो रहे हो या तैयार कर रहे हो अपने आप को, ये उनके लिए होने वाला है। एंड ऑल द नोट्स विल बी प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन। एक हमारी कम्युनिटी ग्रुप भी बना हुआ है जहां पे आप लोग अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं रिगार्डिंग द सब्जेक्ट। और उसमें आप ये नहीं पूछेगा कि मतलब ये नोट्स कैसे मिल जाएंगे, मतलब आप समझ सकते हैं कौन से नोट्स की मैं बात कर रहा हूँ। जो यहाँ पे नोट्स मिल रहे हैं, फ्लैश कार्ड्स वगैरह, वो सब आपको कम्युनिटी ग्रुप में प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। लेकिन इसके अलावा कोई नोट्स आप मांगेंगे तो वो शायद मिल पाए या नहीं मिल पाए, वो देखा जाएगा तब की तब। लेकिन हम लोग ये वाला जो सीरीज है वो फुल स्टार्ट करेंगे फ्रॉम स्टार्ट टू दिस एंड, जहाँ पे हम लोग 5 यूनिट्स को कवर अप कर रहे होंगे। ये हमारी फर्स्ट यूनिट की वीडियो है, वन शॉट वीडियो रहने वाली है जहाँ पे हम लोग कंप्लीट यूनिट को कवर अप कर रहे होंगे। जो जो उसकी इंपॉर्टेंट थिंग है उसको हम देख रहे होंगे एंड साथ ही साथ समझ भी रहे होंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिलेज, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सबसे पहले जो टॉपिक है पाइथन प्रोग्रामिंग के फर्स्ट यूनिट के अंदर, वो है हमारा वेरिएबल। what do we understand by variable? Variable is nothing but a container which stores some amount of data and it corresponds and manipulate accordingly. मतलब वेरिएबल एक तरीके से आप ऐसे समझ लो, आप किचन के अंदर जाते हो एंड वहां पे कोई कंटेनर रखा हुआ है, राइट? वहां पे कोई कंटेनर रखा हुआ है। अब इस कंटेनर के अंदर क्या है, कोई कुछ अमाउंट का कुछ कुछ चीज स्टोर की हुई है, कुछ अमाउंट का कुछ स्टोर करके रखा हुआ है। फॉर एग्जांपल आप किचन में जाते हो, यहाँ पे आपका कुछ क्यूब्स पड़े हुए हैं, किसके? शुगर के। तो ये क्या है? एक शुगर का कंटेनर है। ऑब्वियस बात है, एक शुगर का कंटेनर है। ठीक, इस पे कोई लेबल लगा हुआ है, फॉर एग्जांपल यही इसका लेबल लगा हुआ है। ठीक, तो इस केस में ये जो शुगर क्यूब्स है दैट आर नोन एज डेटा, एंड ये जो इसका नाम है दैट शुगर, जो लेवल है यहाँ पे, ये इस कंटेनर को एसोसिएट कर रहा है। सेम वे हमारे पाइथन के अंदर जब हमें वेरिएबल्स को इस्तेमाल करना होता है या वेरिएबल्स का हम डिस्कस करते हैं, तो वेरिएबल्स भी यही होते हैं। वेरिएबल्स आर नथिंग बट स्टोर सम अमाउंट ऑफ डेटा एंड एनी टाइप ऑफ डेटा। वो डेटा किसी भी टाइप का हो सकता है, रिगार्डलेस ऑफ एनी टाइप। कोई भी हो सकता है, लाइक स्ट्रिंग हो सकता है, नंबर हो सकता है, फ्लोट हो सकता है, एक्सेट्रा। ठीक है, तो किसी भी टाइप का डेटा स्टोर किया जा सकता है एंड साथ ही साथ ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन आप उसको क्या कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं या उसे कंप्यूट कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम बात कर ले, थोड़ा डेफिनेशन के बारे में बात कर ले, थोड़ा डेफिनेशन के बारे में बात करें तो वेरिएबल्स इन पाइथन आर द नेम गिवन टू व्हाट मेमोरी लोकेशन टू स्टोर and manipulate the data. They are act as a symbolic name for the values. वहां पे हम लोगों ने क्या देखा था, शुगर जो था वो नाम था किसका, एक सिंबॉलिक था किसके लिए? शुगर के लिए। सेम वे अगर हम कोई वेरिएबल इनिशियलाइज कर रहे होते या एक वेरिएबल हम लोग को स्टार्ट कर रहे होते, तो वहां पे भी हम कोई वेरिएबल का नाम रखते हैं, देन उसको कोई वैल्यू असाइन करते हैं। ठीक है, आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। वेरिएबल्स बहुत सिंपल चीज है, मतलब आपके प्रोग्राम में कोई डेटा स्टोर करना है, कहाँ स्टोर करेंगे आप सिंपली स्टोर करने वाले हैं इसको वेरिएबल्स के अंदर। नेक्स्ट पार्ट जो आता है वो होता है आपका वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। अब वेरिएबल इनिशियलाइजेशन क्या होता है? वेरिएबल इनिशियलाइजेशन इज नथिंग बट द इनिशियल स्टेप जहां पे आप वैल्यू दे रहे होते हैं, किसको? वेरिएबल्स को। सो इट इज द इनिशियल प्रोसेस वेयर यू विल प्रोवाइड सम अमाउंट, सम वैल्यू टू द वेरिएबल्स। ठीक है, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखें तो इट इज असाइनिंग अ वैल्यू टू अ वेरिएबल। assigning a value to a variable is known as initialization. ठीक है, and it is a crucial step before using a variable in Python. तो ये एक क्रूशियल स्टेप है पाइथन के किसी भी वेरिएबल को लेके आने के लिए या उसको यूज करने के लिए। क्यों? इसका कारण हम लोग देख लेते हैं। लेट्स रिमूव दिस। जाइए साइड में, हट जाइए, हट गए, जाइए। ठीक है, अब हमें इनिशियलाइज करने की जरूरत क्यों आ रही है? मुझे मालूम है आप लोगों ने फर्स्ट ईयर के अंदर सी लैंग्वेज पढ़ी हुई होगी, और सी लैंग्वेज में मुझे ये भी मालूम है कि आप एक प्रोग्राम जरूर लिख सकते हैं। सी प्रोग्राम में आपने सपोज करिए हैशटैग include studio.h करके रखा हुआ है, एंड यहाँ पे आपने क्या किया? इंट मेन किया, राइट? यहाँ पे आपने क्या किया? इंट मेन कर दिया। यहाँ पे आपने रिटर्न 0 भी कर दिया। ठीक है, तो एक बॉयलर प्लेट तैयार हो चुकी है इस चीज की, जो हमारे सी प्रोग्रामिंग का बेसिक बॉयलर प्लेट है।
अब सपोज करो मुझे कोई वेरिएबल अभी नहीं इस्तेमाल करना है, तो मैं क्या करूंगा, उस वेरिएबल को पहले डिक्लेयर कर दूंगा, देन बाद में उसको यूज करूंगा। फॉर एग्जांपल मुझे कोई वेरिएबल इनिशियलाइज करना है या डिक्लेयर करना है, तो मैं इस स्टेज को क्या कहता हूँ, डिक्लेरेशन का स्टेज कहता हूँ। अब इसमें क्या है, मैं अभी एज की अगर वैल्यू कुछ नहीं भी रख रहा हूँ, तो मेरे पास मेरा वेरिएबल इंट जो क्या करेगा, देखो अगर इसको हम लोग थोड़ा क्लियरली देखें, एज नाम का वेरिएबल बना दिया जो किस टाइप का डेटा स्टोर करेगा, इंट टाइप का डेटा स्टोर करेगा। मतलब मैंने मेमोरी लोकेशन के अंदर एक 2 बाइट या 4 बाइट की जगह एलोकेट कर लिए, किसके लिए, एज नाम से मैंने एलोकेट कर लिए, जिसमें अभी कोई वैल्यू नहीं है। सी के अकॉर्डिंग इसमें कौन सी वैल्यू है, गार्बेज वैल्यू, गार्बेज वैल्यू सी के अकॉर्डिंग। ठीक है, सी के अकॉर्डिंग इसके अंदर क्या है, गार्बेज वैल्यू है। तो मैंने क्या किया, अभी कोई वैल्यू इनिशियलाइज नहीं की है, लेकिन मैं फ्यूचर में कर सकता हूं। तो ये चीज मैं सी के अंदर कर सकता हूं, लेकिन पाइथन के अंदर ये चीज मैं नहीं कर सकता हूं। सो टू इनिशियलाइज, जस्ट गिव मी अ मिनट, फुर हट जाओ, फुर, हाँ ठीक है, पार्ट टाइम मेरा ये भी काम है। ठीक है, नेक्स्ट चीज है कि अगर हम लोगों को पाइथन के अंदर ये चीज करनी होती है, तो पाइथन में हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, वैल्यू को इनिशियलाइज करना पड़ेगा। अगर पाइथन में अगर हम वैल्यूज को इनिशियलाइज नहीं करेंगे, तो हम वेरिएबल का भी इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं ये, अगर कोई वेरिएबल का नाम है मेरे, फॉर एग्जाम्पल यही मेरे वेरिएबल का नाम है, तो यहां पे मैं इसको ऐसे नहीं छोड़ सकता हूं, इट विल गिव एन एरर। ठीक, तो मुझे कोई ना कोई इसमें वैल्यूज को स्टोर कराना पड़ेगा, चाहे वो किसी भी टाइप का हो, चाहे वो नन डेटा टाइप हो, वट एवर बी द डेटा टाइप, बट मुझे उसे इनिशियलाइज करना पड़ेगा। दैट इज व्हाई इट इज अ क्रूशियल स्टेप इन पाइथन फॉर डिक्लेयरिंग एनी वेरिएबल। ठीक, अच्छा, एक क्वेश्चन आता है अधिकतर 2 मार्क में पूछ लिया जाता है कि इज पाइथन अ डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज। तो अब ये डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज होती क्या है, वो समझ लेते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैं वापस से एक बार प्रीवियस वाला जो हमारा एग्जांपल था वो लेके आता हूं मैं, दैट इज अ प्रीवियस वाला एग्जांपल। ठीक, तो यहां पे अगर मैं देखूं, तो जब भी मुझे कोई वेरिएबल इनिशियलाइज करना पड़ रहा है, तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ रहा है, उसका डेटा टाइप मुझे बताना पड़ रहा है। फॉर इंस्टेंस यहाँ पे मेरा डेटा टाइप क्या है, इंट। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने कंपाइलर को बता दिया कि भैया ये जो एज नाम का वेरिएबल है वो क्या स्टोर करने वाला है, इंटीजर वैल्यू स्टोर करने वाला है, फ्लोट नहीं करेगा, कैरेक्टर नहीं करेगा, बुलियन होता नहीं है सी के अंदर। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज वो नहीं स्टोर करने वाला, वो सिर्फ इंटीजर स्टोर करेगा। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया है, कंपाइलर को इंस्ट्रक्ट किया है। ठीक, तो इसका मतलब है कि ये इंस्ट्रक्शन अगर मैं नहीं देता हूं और इसके अंदर एज में इंटीजर की जगह कोई कैरेक्टर स्टोर करा देता हूं, तो मुझे क्या आएगा, कंपाइलेशन एरर आएगा, जो कि मुझे नहीं चाहिए। तो इसी टाइप के लैंग्वेज जहां पे हमें पहले डिक्लेयर करना पड़ता है किस डेटा टाइप को मैं स्टोर करने वाला हूं वेरिएबल के अंदर, उसको हम कहते हैं स्टैटिकली टाइप लैंग्वेज, स्टैटिकली टाइप या स्टैटिक टाइप लैंग्वेज, स्टैटिक टाइप लैंग्वेज। वो लैंग्वेज जहां पे मुझे वेरिएबल का डेटा टाइप बताना पड़ रहा है, वो क्या है, स्टैटिक टाइप लैंग्वेज। लेकिन यही बात जब मैं बात कर रहा हूं पाइथन के बारे में, पाइथन हमारा जो है वो अच्छा बच्चा है। ठीक है, अच्छा बच्चा कैसे है, सबसे पहली बात, पाइथन एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। सबको मालूम होना चाहिए पाइथन क्या है, एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, मतलब कंपाइलेशन की कोई झंझट नहीं है। लेकिन इसमें एक बात और मजे की बात यह है कि हमें इंटरप्रेटर को ये नहीं बताना पड़ता है कि ये जो पर्टिकुलर वेरिएबल है वो कौन सा डेटा स्टोर करने वाला है। अभी मैंने फॉर एग्जांपल क्या करके रखा हुआ है, वेरिएबल का नाम क्या स्टोर करके रखा हुआ है, इक्वल टू नन स्टोर करके रखा है। बाद में मैं इसी वेरिएबल के नाम को थोड़ा सा चेंज कर दूं, है ना, और इसके अंदर में कोई इंटीजर स्टोर कर दूं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे 5 स्टोर कर दिया, तो अब मेरे जो वेरिएबल की करंट वैल्यू है वो ये है, ना कि ये। बात समझ में आई। तो पाइथन के अंदर जब भी हमें ये, पाइथन में हमें नहीं बताना पड़ता कि ये वेरिएबल कौन सा डेटा स्टोर करने वाला है। इसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज, डायनेमिक टाइप्ड लैंग्वेज। बात समझ में आई। डिफरेंस क्या है, बहुत मेजर डिफरेंस नहीं है, बहुत माइनर सा डिफरेंस है, आसानी से आपको याद भी हो जाएगा। क्या, ये जो स्टैटिकली टाइप लैंग्वेज होते हैं उसमें हमें बताना पड़ता है वेरिएबल किस डेटा टाइप को स्टोर करने वाला है, वेयर एज इन द डायनेमिकली टाइप लैंग्वेजेस
हमें वेरिएबल्स को नहीं बताना पड़ता है या हमें इंटरप्रेटर या कंपाइलर्स को नहीं बताना पड़ता है कि कौन सा टाइप का डेटा वो वेरिएबल होल्ड करने वाला है। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। नहीं समझ में आई हो तो कमेंट कर देना, मैं और मेरी टीम पूरा इसको रिजॉल्व करने की कोशिश करेगी। लेट्स जंप टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है आपका लोकल वेरिएबल्स एंड द ग्लोबल वेरिएबल्स। अब वेरिएबल्स की बात हम लोगों ने कर ली, वेरिएबल्स क्या कंटेनर है, वेरिएबल के इनिशियलाइजेशन के बारे में बात कर ली कि इनिशियल वैल्यूज हम लोग डालते हैं वेरिएबल के अंदर। बट एक और कॉन्सेप्ट आता है जिसे हम कहते हैं लोकल वेरिएबल एंड ग्लोबल वेरिएबल। तो ये होते क्या है एक्चुअली में? फॉर एग्जाम्पल, आप किसी सिटी में रहते हैं, लाइक आप सिटी में रह रहे हैं, किसी भी सिटी में, लाइक मिर्जापुर में रह रहे हैं आप, ठीक है? तो मिर्जापुर आपके लिए एक लोकल सिटी, लेकिन मैं अगर यहाँ से इंदौर से अगर मैं जाता हूँ आपका क्या कहते हैं लखनऊ या मिर्जापुर जाता हूँ, तो मैं उसके लिए क्या हो जाऊंगा, एक ग्लोबल हो गया। मतलब मैं कहीं फॉरेनर हूं, मैं उसके लिए, उस शहर के लिए मैं फॉरेनर हूँ, ठीक है? मैं कहीं से भी किसी भी चीज को एक्सेस आउट कर सकता हूँ। सेम वे हमारे पास लोकल वेरिएबल एंड ग्लोबल वेरिएबल का एक कॉन्सेप्ट आता है। लोकल वेरिएबल क्या होता है कि पाइथन के अंदर एक चीज होती है जिसे हम कहते हैं ब्लॉक, कोड का ब्लॉक या कोड ब्लॉक, ठीक है? कोड ब्लॉक के अंदर क्या लिखा होता है, एक पर्टिकुलर कोड होगा, उसके अंदर अलग अलग लेवल पे कुछ कुछ लिखा हुआ होगा एंड वो कुछ परफॉर्मेंस कर रहा होगा, ठीक? सिंपल भाषा में कि कोई ब्लॉक होगा जिसके अंदर कोई एक्शन हो रहे होंगे या कोई कोड हमारा एग्जीक्यूट हो रहा होगा, इसी को ही हम क्या कहते हैं, कोड ब्लॉक कहते हैं, ठीक? अब इस कोड ब्लॉक के अंदर हम लोग वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करेंगे। ऑब्वियस सी बात है, हमें वेरिएबल्स क्यों चाहिए होते हैं? टू स्टोर द डेटा। तो अगर मैं कोई फंक्शन या क्लासेस का इस्तेमाल कर रहा हूं, आगे सिलेबस में फंक्शन वगैरह नहीं है, बट मैं यहाँ पे आपको छोटा सा एक ब्रीफ दे दूंगा कि फंक्शंस होते क्या है एक्चुअली में, ठीक है? तो अभी के लिए समझ लो एक फंक्शन कुछ चीज होती है जो जिसके क्या है, कोड ब्लॉक की तरह एक्ट करता है वो, ठीक है? कोड ब्लॉक की तरह वो एक्ट करता है। तो ऐसे में आप जब फंक्शन के अंदर कोई वेरिएबल को इनिशियलाइज करते हो तो वो हर जगह से एक्सेसिबल नहीं होता है। वेयर एज ग्लोबल वेरिएबल जो है, आपने अगर प्रोग्राम में जहां कहीं पे भी लिखा हुआ होगा, वो विद इन द प्रोग्राम कहीं पे भी इस्तेमाल किया जा सकता है। एग्जाम्पल के साथ देख लेते हैं, पर उससे पहले हम क्या करते हैं, एक बार डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं। तो डेफिनेशन सेज द लोकल वेरिएबल्स आर डिफाइंड विद इन अ स्पेसिफिक स्कोप, विद इन द स्पेसिफिक स्कोप like inside a function, ठीक है? they exist only during the execution of that function। मतलब ये है कि उसी फंक्शन के दौरान ही वो वेरिएबल रहेंगे, उसके अलावा वेरिएबल एग्जिस्ट नहीं करने वाले, ठीक है? whereas the global variables are defined outside the outside any function and are accessible throughout the entire code। मतलब आपके पूरे कोड के दौरान ये चीज एक्सेसिबल रहने वाली है, ठीक है? एग्जाम्पल्स के लिए देख लेते हैं। तो सपोज करो ये कोई फंक्शन, ये फंक्शन को लिखने का एक सिंटेक्स है या स्टाइल है, ठीक है? ये फंक्शन को लिखने का स्टाइल है, ठीक है? तो यहाँ पे कोई मैंने फंक्शन लिख के रखा हुआ है और साथ ही साथ में मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल को इनिशियलाइज करके लिखा हुआ है, लाइक आई एम लोकल, ठीक है? मैं यहीं का हूँ, इसी फंक्शन के अंडर हूँ, ठीक? नेक्स्ट चीज यहाँ पे अगर हम देखें ग्लोबल वेरिएबल में, तो यहाँ पे क्या लिखा है, ग्लोबल वेरिएबल आई एम अ ग्लोबल, मतलब ये कहीं से भी एक्सिस्ट हो सकता है। मुझे मालूम है थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा या थोड़ा सा टिपिकल हो सकता है, तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए मैं काम कर लेता हूं। मैं आपको पहले से समझा देता हूं फंक्शन होते क्या है। फंक्शन आप इस तरीके से समझ लो कि यहाँ पे मेरे पास कुछ कोड है, कुछ कुछ कोड है मेरे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 लाइंस का मेरे पास कोड है, ठीक? और इस 9 लाइन में 1 2 3 एंड 4 जगह पे मुझे एडिशन करने की जरूरत पड़ रही है, ठीक है? तो एडिशन कैसे होता है, दो नंबर्स का सम, दो नंबर्स का सम, दो नंबर्स का सम एंड दो नंबर का सम। अभी तो ये प्रोग्राम छोटा है, लेकिन सपोज करो फ्यूचर में ये प्रोग्राम थोड़ा बड़ा हो जाए, ठीक है? और यही जो एडिशन की जगह कोई और ऑपरेशन है, पर आपको बार बार ये लाइन लिखनी पड़ रही है, तो क्या आपका कोड रीडेबल रहेगा? नहीं। आपके कोड ने क्या ड्राई कॉन्सेप्ट को फॉलो किया? ड्राई कॉन्सेप्ट क्या होता है, डू नॉट रिपीट योरसेल्फ, कॉन्सेप्ट को फॉलो किया? नहीं किया। तो इसी चीजों को फॉलो कराने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, फंक्शंस का इस्तेमाल करते हैं। फंक्शंस क्या होता है, एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है जहां पे हम वो लाइंस लिख देते हैं जो हमारे प्रोग्राम में बार बार इस्तेमाल होने वाली है। तो हम क्या करेंगे,
इंस्टेड ऑफ राइटिंग ऑल द लाइंस अगेन एंड अगेन, हम उस फंक्शन को कॉल आउट कर देते हैं। फंक्शन को डिक्लेयर कैसे किया जाता है या इनिशियलाइज कैसे किया जा सकता है? डेफ कीवर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। देन मेरे फंक्शन का नाम या कोई भी फंक्शन, ठीक है, उसके बाद पैरेंथेसिस एंड देन उसके बाद एक इंडेंटेशन ब्लॉक। इंडेंटेशन ब्लॉक क्या होता है? स्पेस दिया जाता है किसके अंदर, मतलब जैसे कि कोई भी आपको कोड लिखना है तो यहाँ पे आपको एक स्पेस देना पड़ता है, जो स्पेस होता है 4 टैब का, ठीक है, 4 टैब का स्पेस होता है, वो आपको देना पड़ता है। लाइक आपको स्पेस को 4 बार दबाना पड़ता है या फिर आप एक बार टैब दबाओगे तो वो 4 स्पेस क्रिएट कर देगा। उसके बाद आप यहाँ पे क्या करेंगे, उसके बाद आप अपना यहाँ पे कोड लिखेंगे। दिस इज हाउ यू इनिशियलाइज द फंक्शन, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया हो। फॉर एग्जांपल हमारे इस केस के अंदर हमें एडिशन करना है, तो हमारे को इस फंक्शन से कोई वैल्यू चाहिए। तो अगर कोई वैल्यू चाहिए तो मैं क्या कहूंगा, भैया रिटर्न करो, मुझे मेरे सामान वापस करो। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले यहाँ से 2 वैल्यूज को एक्सेप्ट करूंगा। क्या कौन सी? मैं उनको नाम देता हूँ ए और बी। उनको क्या नाम देता हूँ? ए और बी। और जरूरी नहीं है कि जो हमने यहाँ लिखा है वो वहां पे लिखेंगे तो कॉन्ट्राडिक्ट करेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि वो एक आर्ग्यूमेंट है, आप उसके अंदर लिख सकते हो। तो मेरे को क्या करना है, एडिशन करना है, तो मैं बोलूंगा रिटर्न ए प्लस बी, रिटर्न ए प्लस बी। और इस फंक्शन का नाम भी थोड़ा मैं बदल देता हूँ, ये फंक्शन का नाम थोड़ा मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं इस फंक्शन का नाम बोल देता हूँ ऐड, ठीक है। अब क्या करूंगा मैं, इंस्टेड ऑफ ए प्लस बी मैं लिखूंगा ऐड ए बी, ऐड ए बी। इंस्टेड ऑफ ए प्लस बी मैं क्या लिखूंगा, ऐड ए बी, ऐड ए बी, ऐड ए बी। बात समझ में आएगा? हम क्या करेंगे इसमें, इंस्टेड ऑफ राइटिंग ए प्लस बी बार बार हम लिख देंगे ऐड ए बी, और यहाँ पे क्या होगा, वो ए बी यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगा और हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी कि फंक्शंस क्या होते हैं, किस तरीके से हमारे इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। अब हमारी बात चल रही थी कि लोकल वेरिएबल्स क्या होते हैं एंड ग्लोबल वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो लोकल वेरिएबल्स वो होते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एक फंक्शन बनाया डेफ और fxn, ठीक है, और यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल इनिशियलाइज कर दिया var1, ठीक है, वेरिएबल को इनिशियलाइज कर दिया। और मैंने क्या बोल दिया, मैंने बोला कि आई एम ग्रूट, मार्वल का बहुत बड़ा फैन हूं मैं, आई एम ग्रूट, तो मैंने ये लिख दिया। अब मैं क्या चाहता हूं, मैंने एक और लिख दिया var वेरिएबल, वेरिएबल नंबर 2, और मैंने फिर से लिख दिया आई एम ग्रूट, आई एम ग्रूट, ठीक है, ये चीज मैंने लिख दी। अब मैं क्या करता हूं, दोनों वेरिएबल्स को प्रिंट करता हूं। कोई भी चीज आपको स्क्रीन में प्रिंट आउट करवानी हो पाइथन के अंदर, क्या आप क्या इस्तेमाल करते हैं, प्रिंट फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। बहुत खूब, बहुत बढ़िया। यहाँ पे मैं क्या बोलूंगा, मैंने बोला प्रिंट, और प्रिंट में मैं क्या बोल दूंगा, मैं बोल दूंगा भैया क्या कर दो, वेरिएबल नंबर 2 को प्रिंट कर दो, ठीक है। तो वेरिएबल नंबर 2 को प्रिंट करेंगे तो क्या प्रिंट होके आ जाएगा, आई एम ग्रूट। लेकिन अगर मैं जब ये करूंगा प्रिंट, प्रिंट वेरिएबल नंबर 1 या var1, तो यहां पे मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलने वाला है नेम एरर। क्या मिलने वाला है मुझे, एरर। नेम एरर क्या मतलब है कि ऐसा नाम का कोई वेरिएबल एग्जिस्ट ही नहीं करता है, बट हम तो कहेंगे भाई साहब एग्जिस्ट तो करता है, हमने फंक्शन के अंदर रखा है। इसी को ही हम लोग क्या कहते हैं, इसी कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं लोकल वेरिएबल या लोकल स्कोप्ड वेरिएबल या ग्लोबल स्कोप्ड वेरिएबल। तो ये क्या है, ये जो फंक्शन में हमने यहाँ पे वेरिएबल बनाया है वो इसी से ही एसोसिएटेड है और इसी के अंदर ही लिंक्ड होगा, मतलब ये वेरिएबल सिर्फ यहीं तक ही सीमित है। जबकि जो हमारा वेरिएबल नंबर 2 है ये ग्लोबली स्कोप्ड है, मतलब हम इसे कहीं से भी इसे कॉल आउट कर सकते हैं एंड इसकी वैल्यू का इस्तेमाल कर सकते हैं अनटिल एंड अनलेस, कंडीशन है अनटिल एंड अनलेस। अगर आप सपोज करो इससे ऊपर आपने लिखा होता प्रिंट, मैं थोड़ा सा इसको नीचे कर देता हूं वरना आप लोग कहोगे कि बहुत ऊपर कर दिया। अगर इसकी जगह पे मैंने यहां पे लिखा होता प्रिंट var2, प्रिंट var2, तो यहां पे भी मुझे नेम एरर ही मिलता। पूछो क्यों? इसका कारण है कि इससे पहले वेरिएबल 2 इनिशियलाइज नहीं हुआ है, तो जहां से वेरिएबल इनिशियलाइज होगा वहीं से ही आप उस वैल्यू को एवेल्युएट कर सकते हो या फिर मैनिपुलेट कर सकते हो।
आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब हम देख लेते हैं कि लोकल और ग्लोबल स्कोप में क्या डिफरेंस है, क्योंकि ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। व्हाट आर लोकल वेरिएबल्स एंड ग्लोबल वेरिएबल्स, गिव सम डिफरेंसेस बिटवीन देम। तो हम देख लेते हैं कि क्या होता है। लेट्स चेंज द पेज। ओके ओके, तो लोकल एंड ग्लोबल स्कोप में क्या डिफरेंस होता है ये एक बार देख लेते हैं। तो लोकल स्कोप में अगर हम बात करें क्राइटेरिया के, हम लोगों ने क्राइटेरिया के हिसाब से सेट किया के रखा हुआ है। तो स्कोप क्या होता है, लिमिटेड टू द स्पेसिफिक फंक्शन और ब्लॉक वेयर दे आर डिफाइंड। हमने अभी देखा जहां पे डिफाइंड था वहीं तक ही सीमित था, उसके बाहर उसकी कोई वैल्यू नहीं, उसको कोई जानता नहीं। ठीक है, नेक्स्ट चीज है आपका एक्सेसिबल थ्रू आउट द एंटायर कोड। जो हमारा ग्लोबल वेरिएबल है वो एक्सेसिबल कहां तक है, कहीं भी कोड में, बट उससे पहले वो कॉल आउट नहीं होना चाहिए, अदरवाइज क्या आ जाएगा, हमारे पास एरर आ जाएगा। नेक्स्ट चीज आपकी आती है डिक्लेरेशन की। डिक्लेयर कैसे करते हो, इनसाइड अ फंक्शन और अ ब्लॉक यूजिंग द वेरिएबल नेम एंड देन उसका वैल्यू। जैसे आप नॉर्मल वेरिएबल को इनिशियलाइज करते हो, सेम वे आप इनिशियलाइज करोगे किस चीज को, लोकल वेरिएबल को इनसाइड एनी फंक्शन और कोड ब्लॉक। यहाँ पे भी डिक्लेयर आउटसाइड एनी फंक्शन और ब्लॉक, ऑब्वियसली बात है ग्लोबल है, कहीं पे भी आप उसको इनिशियलाइज कर सकते हो। ठीक, नेक्स्ट चीज, नेक्स्ट क्राइटेरिया आता है आपका लाइफ टाइम। लाइफ टाइम है exist only during the execution of the function where they are defined, and global आपका होता है exist throughout the entire program execution। सिंपल बात है भाई, जब हमारा प्रोग्राम रन कर रहा होगा तो हमारा फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, तब तक ही वो वेरिएबल एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज वो वेरिएबल एग्जिस्ट नहीं करेगा या उसको हम लोग एक्सेस नहीं कर सकते। वेयरएज जो हमारा ग्लोबल वेरिएबल है वो कहीं से भी आपके प्रोग्राम के थ्रू आउट कहीं से भी वो एक्सेस किया जा सकता है, तो उसकी लाइफ टाइम ज्यादा है एज कंपेयर टू द लोकल वेरिएबल। नेक्स्ट चीज आपकी आती है एक्सेस, जो मैं बात कर रहा था कि एक्सेसिबिलिटी। तो एक्सेसिबिलिटी लोकल वेरिएबल की कम होती है, क्योंकि वो कहां पे होता है, इट इज बीन स्कोप विद इन दी फंक्शन, तो उसकी जो एक्सेसिबिलिटी है वो थोड़ी कम हो जाती है। वेराज जो हमारा क्या कहते हैं धुरंधर ग्लोबल वेरिएबल है वो कहीं से भी एक्सेस हो जाता है, वो कहीं से भी, उसको दूर से भी बोल दोगे ना कि ग्लोबल वेरिएबल, तो वो कहीं से भी प्रकट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चीज आती है आपका मेमोरी एलोकेशन। तो मेमोरी एलोकेशन की बात करें तो मेमोरी एलोकेटेड व्हेन द फंक्शन इज कॉल्ड एंड डीएलोकेटेड व्हेन द फंक्शन एग्जिस्ट। अब ये मेमोरी एलोकेशन का क्या चक्कर है, देखो जब भी आप कोई वेरिएबल इनिशियलाइज करते हो तो एक उसके नाम की जगह कट जाती है। जैसे आपके चाचा ताऊ की जमीन कट जाती है, जब आपके दादाजी कहते हैं बंटवारा, ऐसे ही जब आप वेरिएबल को इनिशियलाइज करते हो तो मेमोरी के अंदर एक जगह बन जाती है, उसको हम कहते हैं मेमोरी एलोकेशन। तो जो हमारा लोकल वेरिएबल है वो उसका क्या है, जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तभी वो उसका जरूरत है, भैया फंक्शन के अंदर डिफाइन है तो उसी स्कोप के अंदर है, तो सिर्फ उतने ड्यूरेशन के लिए उसका मेमोरी एलोकेट होगा, सिर्फ उतने देरी के लिए हमारा मेमोरी एलोकेट होगा। जैसी प्रोग्राम बंद, मेमोरी कैंसल, खत्म, वहीं पे दी एंड। लेकिन जो हमारा ग्लोबल वेरिएबल होता है उसका मेमोरी कब तक स्टे करेगा, जब तक हमारा प्रोग्राम चलता रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक हमारा मेमोरी रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा रहता है मेमोरी एलोकेशन विद दी वेरिएबल्स। ठीक है, फिर इसका एग्जांपल है जहां पे हम लोगों ने पहले भी हम लोगों ने क्वेश्चन में देखा था, यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया क्या एग्जांपल्स हैं। माय फंक्शन एंड लोकल वेरिएबल। आप एग्जाम में आए तो एग्जांपल जरूर मेंशन करके आइएगा, इससे टीचर को पता चल जाएगा कि आपको लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल्स अच्छी तरीके से आते हैं। लेट्स गो टू द नेक्स्ट टॉपिक जो कि है हमारा ऑपरेटर्स। अब ये ऑपरेटर्स क्या होता है, ठीक है, अब देखो इसको वर्ड को आप कुछ इस तरीके से समझ लो कि ऑपरेशन से समझ लो। यहाँ पे हम कुछ ऑपरेशंस करते हैं, किसके साथ करते हैं, ये ऑपरेशंस हम करते हैं वेरिएबल एंड द वैल्यूज के साथ। ठीक है, अब ये होता क्या है, कैसे करते हैं वो समझ लेते हैं। तो ऑपरेटर्स आर नथिंग बट अ सिंबल दैट हैव बीन यूज्ड टू ऑपरेट एंड मैनिपुलेट द वैल्यूज इन द वेरिएबल्स। ठीक है, एक पहले एक छोटा सा एग्जांपल समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास दो नंबर है 2 + 3। ठीक है, 2 + 3 हमें मालूम है क्या होता है, 2 + 3 = 5। इतनी मैथ्स तो अपने को आती है, 2 + 3 = 5। तो इसमें ये जो 2 और 3 है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं ऑपरेंड। इसको क्या कहते हैं हम लोग, ऑपरेंड कहते हैं। और इस पे जो इसने ऑपरेशन किया इसको हम कहते हैं ऑपरेटर। इसको क्या कहते हैं हम लोग, ऑपरेटर। तो ऑपरेटर क्या करता है, ऑपरेंड पे ऑपरेशन करता है। क्या कितना कितना प्यारा लगा, क्या कहा कि जो ऑपरेटर होता है ये ऑपरेंड पे ऑपरेशन करता है। अगर हम लोग डेफिनेशन की बात कर ले तो डेफिनेशन क्या है, इन पाइथन ऑपरेटर्स आर द सिंबल्स that perform the operation on the variable and values
दे अलाउ द मैनिपुलेशन एंड द कंप्यूटेशन। यहाँ पे मैनिपुलेट हुआ क्या, 2 + 3 को हमने जोड़ा तो क्या हुआ, हमने इसकी मैनिपुलेशन किया, इनको जोड़ दिया तो क्या हुआ, हमारी वैल्यू कंप्यूट होके आई। क्या कंप्यूट होके आई, हमारी वैल्यू आई 5। तो यही, इसी को ही हम लोग क्या कहते हैं, ऑपरेटर्स कहते हैं। अब ऑपरेटर्स कई तरीके के होते हैं, फॉर एग्जांपल अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हो गए, असाइनमेंट ऑपरेटर्स हो गए, बिटवाइज ऑपरेटर हो गए, लॉजिकल ऑपरेटर्स हो गए, आइडेंटिटी ऑपरेटर हो गए, एंड सो ऑन। तो हम सारे ऑपरेटर्स को एक एक करके देख लेते हैं और उनका उद्घाटन करते हैं। तो सबसे पहला ऑपरेटर जो आता है वो आता है हमारा अरिथमेटिक ऑपरेटर। नाम से ही पता चल रहा है क्या करता है, अरिथमेटिक ऑपरेशंस करता है। अरिथमेटिक ऑपरेशन जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, फ्लोर डिवीजन, बहुत सारे डिवीजन करता है। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे हमारे पास ऑपरेटर्स होते हैं असाइनमेंट, नॉट असाइनमेंट, अरिथमेटिक ऑपरेटर के अंदर। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल के लिए देख लेते हैं, एक वेरिएबल इनिशियलाइज किया है जहाँ पे मैंने 5 + 3 किया है, तो कि क्या है, एक एडिशन का है। अगर मैं क्या कर दूं, मैं बोल दूं 7 - 2, मालूम है 5, यहाँ पे कौन सा ऑपरेशन हुआ, सब्ट्रैक्शन का। मल्टीप्लाई बोल दूं तो 7 × 2 मल्टीप्लिकेशन, और याद रखिएगा मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या सिंबल होगा, एस्ट्रिक या स्टार। ठीक है, डिवीजन के लिए /। फ्लोर डिवीजन, अब ये चीज थोड़ी डिस्कसेबल होगी कि फ्लोर डिविजन्स क्या होते हैं, कैसे करते हैं, ये एक बार थोड़ा सा समझ लेते हैं कि फ्लोर डिवीजन क्या होता है। तो फ्लोर डिवीजन आप इस तरीके से समझ लो, नॉर्मल डिवीजन करते हैं अपन लोग, मैंने किया फॉर एग्जांपल, मैंने किया 2 4, तो मुझे मालूम है 2 × 2 = 4, 4 खत्म। तो हमारा आंसर अगर मैं डिवीजन करूं किसका, 4/2, तो मुझे आंसर क्या मिलेगा, 2। बराबर, इतना नॉर्मल डिवीजन तो अपने को आता है। ये बात देख के हमें समझ में आ गया कि नॉर्मल डिवीजन तो अपने को आता है। नई बात आती है कि जब मैंने बोला कि ये करना है अपने को, तो कर लेंगे सर, क्यों नहीं कर लेंगे, हम बोलेंगे भैया नॉर्मल डिवीजन में ये होगा। और थोड़ा और इसको कूल बनने के लिए करें तो अगर हम ये लिखते हैं तो हम बोल सकते हैं 1.6666। ठीक, तो ये क्या हो गया, एक फ्लोट नंबर बन चुका। जो भी पॉइंट डेसिमल पॉइंट लगने के बाद नंबर जो आता है उसे हम क्या कहते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर कहते हैं। ठीक है, तो अब ये हमारा क्या हो गया, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर बन गया। ये जो है प्रिसीजन नंबर्स होते हैं, जहां पे हमें बहुत ज्यादा प्रिसाइज कैलकुलेशन करनी होती है जब हम लोग पॉइंट्स का इस्तेमाल करते हैं। अदरवाइज हम लोग होल नंबर पे काम करना ज्यादा पसंद करते हैं या उस पर ज्यादा विश्वास रखते हैं। तो जब हमें प्रिसीजन के साथ काम नहीं करना है, हमें सिर्फ होल नंबर से काम करना है, और सिर्फ हमारे को यहाँ पे इस केस में सिर्फ मेरे को 1 से मतलब है, मुझे 0.66 से मतलब ही नहीं है, तो ऐसे में मैं नॉर्मल डिवीजन की जगह पे फ्लोर डिवीजन करना पसंद करूंगा। ऐसी जगह पे मैं फ्लोर डिवीजन पसंद करूंगा, जिसका आंसर क्या निकल के आएगा, 1। ठीक है, ये पॉइंट को इवेलुएट नहीं करने वाला, तो इसी को हम कहते हैं फ्लोर डिवीजन। एक और होता है इसी के अंदर हमारे पास, उसे कहते हैं मॉड्यूलस। ठीक है, मॉड्यूलस में यही समझा देता हूं क्या होता है। फॉर एग्जांपल मैं लिख दूं 5 मॉड्यूलस 3। ठीक है, तो अभी तक ये वाला जो हम डिवीजन कर रहे थे, नॉर्मल डिवीजन, इसमें हमें क्या मिल रहा था, कोशेंट मिल रहा था। एक चीज होती है ना, ये हमारा कोशेंट हो गया, रिमाइंडर हो गया, ये डिविडेंड हो गया, राइट, ऐसे कुछ होता है, डिविडेंड, डिवीजर, कोशेंट एंड रिमाइंडर। ठीक है, तो यहाँ पे अभी तक मुझे क्या मिल रहा था, कोशेंट मिल रहा था। लेकिन अगर मुझे किसी प्रोग्राम में रिमाइंडर की जरूरत पड़ रही है, तब मैं किसका इस्तेमाल करूंगा, फ्लोर डिवीजन का इस्तेमाल करने वाला हूं। फ्लोर डिवीजन मुझे क्या प्रोवाइड करेगा, जस्ट द रिमाइंडर ऑफ 2 नंबर्स। फॉर एग्जांपल 5 और 3 ले लेता हूं, तो यहां पे इसका रिमाइंडर क्या है, 2। तो जब हमें रिमाइंडर से काम होगा हम मॉड्यूलस करेंगे, जब हमें प्रिसीजन से काम नहीं करना है तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे, फ्लोर डिवीजन का। प्रिसीजन के साथ काम करना है तो डिवीजन का इस्तेमाल करेंगे, एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये हो गए हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर। नेक्स्ट चीज अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट ऑपरेटर्स के बारे में, तो वो है हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर्स। इन ऑपरेटर्स को आप पहले भी देख चुके हो। इनका मेजर काम क्या होता है, इट असाइंस द वैल्यू टू द वेरिएबल्स। सिंपल काम क्या करता है, असाइन द वैल्यूज टू द वेरिएबल्स। जैसे कि इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, इक्वल टू, प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू एंड अदर्स। अभी आगे हम एक पूरी लिस्ट देखेंगे जो जहां पे हम सारे वेरिएबल्स को एक एक करके देखेंगे, कौन कौन से असाइनमेंट ऑपरेटर में आते हैं, कौन कौन से आपका अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में आते हैं, कौन से लॉजिकल एंड सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं कि x = 10, एक वेरिएबल ले लिया मैंने x = 10, और मैंने यहाँ पे बोल दिया x + = 5, x + = 5। इसका मतलब है कि x की वैल्यू को 10 टाइम्स बढ़ा दो, इतना सिंपल है। क्या तो या तो मैं ये लिख दूं, या इसकी जगह पे मैं क्या लिखूंगा, x + = 10।
ठीक है, ये शॉर्ट हैंड है, ये लॉन्ग हैंड है, तो इसलिए हम क्या लिख देते हैं, अधिकतर ये लिख देते हैं। तो इससे हमारा समझ में आ जाता है कि x की वैल्यू के अंदर 10 की वैल्यू हमें इंक्रीज करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, अगर मैं इसी एग्जांपल को लेके चलूँ, मेरी इनिशियल वैल्यू x की क्या थी 10। ठीक है, जब मैंने ये बोला x प्लस इक्वल टू 10, मैंने क्या बोला, हो जा साफ, x प्लस इक्वल टू 10 मैंने ये बोला, तो इसका मतलब ये इवेल्युएट होगा x प्लस 10, और x की वैल्यू क्या थी 10, 10 प्लस 10 20। इतनी मैथ्स अपने को आराम से आती है। दिस इज समथिंग वी कॉल्ड असाइनमेंट ऑपरेटर्स। सिंपल बात समझ में आनी चाहिए, असाइनमेंट ऑपरेटर क्या कहता है, इट असाइंस द वैल्यू टू वेरिएबल्स। ठीक है, नेक्स्ट चीज हम बात कर लेते हैं बिटवाइज ऑपरेटर्स की। ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ भाई अवेलेबल है तो हमें जानना जरूरी है। तो बिटवाइज ऑपरेटर्स क्या होते हैं, हमें मालूम है कि जो हमारी मशीन्स होती हैं, हमारे कंप्यूटर सिस्टम में होते हैं, वो किस पे वर्क करते हैं, बाइनरी नंबर्स पे वर्क करते हैं, जस्ट 0 एंड 1। तो जब 0 एंड 1 पे काम कर रहे हैं हमारे बाइनरी मशीन, मतलब हमारी जो मशीन है वो बाइनरी लैंग्वेजेस पे वर्क कर रही हैं, तो उसी पे ही कुछ ऑपरेशंस भी होते हैं। जैसे कि अब मैंने यहाँ पे a इक्वल्स टू 5 लिया है, b इक्वल्स टू 3 लिया है, तो पहले a इनकी बाइनरी फॉर्म में ही जाते हैं। ऑब्वियसली बात है, 5 को आप बाइनरी में लिखोगे तो 0 1 0 1 आएगा, एंड 3 को लिखोगे तो 0 1 1 लेके आ जाएगा। अगर आप इनको बिटवाइज करेंगे, a एंड b को आप क्या करेंगे, बिटवाइज करेंगे, तो इनके अंदर का जो कॉमन वैल्यूज हैं वो मिक्स होंगे, या आप कह सकते हो उनको यूनियन ले लिया जाएगा। अगर बहुत लेम भाषा में बोलूँ तो उसका यूनियन टाइप का ले लिया जाएगा, तो उसका वैल्यू क्या आएगा, 0 0 1 आएगा। अगर आप चाहते हो उसका डिटेल वीडियो है जहाँ पे हम लोग सारे ऑपरेटर्स को एक एक करके पूरा देखें, तो आप कमेंट डाउन कर सकते हैं, हम लोग इस पे भी एक वीडियो जरूर बनाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट चीज हम लोग देख लेते हैं कि और कौन से ऑपरेटर्स हमारे पास अवेलेबल है। दूसरे हमारे पास एक जो ऑपरेटर्स अवेलेबल है वो है हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर्स। कंपैरिजन ऑपरेटर सिंपली है कि देखो नाम से पता चल रहा है क्या है, कंपेयर करने के लिए ये हमारे ऑपरेटर्स काम आते हैं। इन ऑपरेटर्स को एक चीज और भी कहते हैं जिन्हें हम कहते हैं कंडीशनल ऑपरेटर्स। क्या कहते हैं, दे आर नोन एज कंडीशनल ऑपरेटर्स। अगर पेपर में पूछ लिया जाए कि कंडीशनल ऑपरेटर्स क्या होता है, तो कंपैरिजन ऑपरेटर वाली ही लाइन चिपका देना। कंपैरिजन ऑपरेटर्स क्या होते हैं या कंडीशनल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, सिंपल बात है, ये कंडीशन को चेकआउट करते हैं और आंसर किस में देते हैं, ट्रू और फॉल्स। जो भी अगर कंडीशन चेक होगी उसके बाद जो भी वैल्यू आएगी, अगर ट्रू है तो ट्रू आएगी, फॉल्स है तो फॉल्स आएगी। सिंपल बात है, अगर सही है तो सही, गलत तो गलत, ये भेदभाव नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल लेके रखा हुआ है जहाँ पे वेरिएबल की वैल्यू एज इक्वल टू 25 लेके रखी हुई है। ठीक है, और हमने यहाँ एक और वेरिएबल बना के रखा हुआ है। कई बार तोतला क्यों हो जाता है मुझे आज तक समझ में नहीं आया। आपने यहाँ पे एक वेरिएबल बना के रखा हुआ है इज एडल्ट। ठीक है, इज एडल्ट के अंदर हमने क्या लिखा हुआ है कि एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18। तो बालको, मुझे इतना मालूम है कि आपको नॉर्मल कंपैरिजन तो आती है। अगर मैं बोलूं कि क्या 25 ग्रेटर देन इक्वल टू 18, क्या 25 बड़ा है 18 से या उसके इक्वल है, तो मुझे मालूम है इसका आंसर निकल के आएगा ट्रू। आंसर क्या निकल के आएगा, ट्रू। तो इस वेरिएबल के अंदर क्या आंसर होना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है, इसका आंसर भी क्या होगा, ट्रू। ठीक, अगर यहीं पे हम लोगों ने एज इक्वल टू 25 की जगह पे हमने लिखा होता एज इक्वल टू 17, एज इक्वल टू 17, तो क्या 17 ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है, आंसर है फॉल्स। तो इसका आंसर क्या है, फॉल्स। तो यहां पे भी क्या निकल के आता, फॉल्स। सिंपल है, बहुत सिंपल है। यहाँ पे क्या है, कंपैरिजन किया जाता है, कंडीशनल ऑपरेटर्स का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, क्या करने के लिए, कंपेयर करने के लिए दो वैल्यूज को। नेक्स्ट हमारे आते हैं आइडेंटिटी ऑपरेटर्स। अब आइडेंटिटी ऑपरेटर्स क्या करता है, ये चेक करता है, जो आपने गेम खेला होगा सेम पिंच, अगर तू काली टी शर्ट पहन के आया तो मैं भी काली टी शर्ट पहन के आया हूँ, सेम पिंच। तो यहाँ पे हम भी यहाँ पे क्या करते हैं, सेम पिंच खेलते हैं। हम चेक करते हैं कि क्या जो वैल्यूज यहाँ पे हम लोगों ने लिखी है, फॉर एग्जांपल मेरी यहाँ पे कोई वैल्यू लिखी हुई है x में 10, ठीक, और मैं कोई वैल्यू बना देता हूँ y इक्वल्स टू 10, दोनों आइडेंटिकल है। ठीक है, मतलब सेम पेज हो सकता है। मैंने अगर लिख दिया x इज y, तो क्या हमारा आंसर ट्रू आना चाहिए, इनमें भी आंसर क्या आता है, ट्रू एंड फॉल्स में आता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या ट्रू होना चाहिए, एब्सोल्युटली नो। क्योंकि आइडेंटिटी ऑपरेटर क्या करते हैं, ये चेक करते हैं कि क्या ये दोनों सेम मेमोरी में भी हैं। मतलब जो आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं ये उस कॉन्सेप्ट पे चलते हैं कि बिल्कुल कान भी सेम, आंख भी सेम, नाक भी सेम, धड़ भी सेम, सब कुछ सेम।
ठीक है, तो अगर यहाँ पे मेमोरी लोकेशन की बात करें तो यहाँ पे ये दोनों अलग अलग मेमोरी लोकेशंस पे हैं। फॉर एग्जांपल x के लिए एक अलग मेमोरी बनी है जिसमें एक वैल्यू 10 स्टोर है और y में भी एक अलग वैल्यू स्टोर है 10। ये दोनों अलग अलग मेमोरी लोकेशंस हैं, तो ये आपस में इंटरलिंक नहीं है। तो अगर आप पूछोगे x इज y तो आंसर आएगा नो या फॉल्स। अगर लेकिन यहीं पे आप लिख दो x इक्वल्स टू y, क्या करो, आपने एक वैल्यू ले ली x इक्वल्स टू 10 बराबर, और आपने लिख दिया y इक्वल्स टू 10। ठीक, इतनी बात अपने को समझ में आ गई क्या? मैंने ये नहीं बोला, सॉरी माय बैड, मैंने क्या बोला, x इक्वल्स टू 10 लिख दो और लिख दो x इक्वल्स टू y। ठीक, इतनी बात अपने को समझ में आ गई क्या कि x इक्वल्स टू 10 और y इक्वल्स टू x इक्वल्स टू y। अब ऐसे केस में मेमोरी कैसे एलोकेट होगी वो समझ लेते हैं। यहाँ पे x इक्वल्स टू 10 तो रहेगा ही रहेगा जहाँ पे स्टोर है, y के अंदर इसका कोई एड्रेस है, सपोज करो ये इसका कोई एड्रेस है, तो y के अंदर क्या स्टोर होगा, उसका एड्रेस स्टोर होगा। मतलब कि अब वो सेम मेमोरी को पॉइंट कर रहे हैं, सेम मेमोरी को क्या कर रहे हैं, पॉइंट कर रहे हैं। इसी चीज को हम चेक करें कि क्या x इज y, तो आंसर क्या आने वाला है, ट्रू आने वाला है। सिंपल भाषा में समझ लो कि जब दोनों सेम मेमोरी एलोकेशन में है, सेम आइडेंटिकल वैल्यू पे हैं, तो आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा, और अदरवाइज क्या आंसर आएगा, फॉल्स आएगा। इसके अंदर दो ही होते हैं हमारे, इज और इज नॉट। ठीक है, क्या है, एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। कंपेयर्स द मेमोरी लोकेशन ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स, यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स की बात कर जा रही है। क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स जब हम पढ़ रहे होंगे तब हम उस चीज को देख रहे होंगे कि क्लासेस क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। बहरहाल अभी समझ लीजिए कि कोई वैल्यूज के बारे में बात की जा रही है। इट इंक्लूड्स व्हाट इज, इट इंक्लूड्स इज एंड इज नॉट, इन दो चीजों को ये इंक्लूड करता है। नेक्स्ट चीज हम बात करें कि नेक्स्ट ऑपरेटर्स कौन से होते हैं हमारे पास। नेक्स्ट ऑपरेटर्स हमारे पास होते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। ये क्या है, नाम से पता चल रहा है कि लॉजिकली सोचते हैं सब कुछ, दिल से नहीं सोचते, दिमाग से सोचते हैं। ठीक है, तो ये इनका क्या क्या होता है, ये कंडीशंस को कंबाइन करते हैं। क्या कहते हैं, इट कंबाइंस द कंडीशन। इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, एंड, और, एंड नॉट। ठीक, ये तीन चीजें होती है किसके अंदर, लॉजिकल ऑपरेटर्स के अंदर। एग्जांपल के लिए देख लेते हैं, एग्जांपल से समझ में आएगा आपको, और भी चीजें अच्छे आराम से समझ में आ जाएगी। सपोज करो मैंने यहाँ पे कोई एज लेके रखी है, एज इक्वल्स टू 25, एज इक्वल्स टू 25, ओवरलैप करके शायद, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहाँ लिख देता हूँ एज इक्वल्स टू 25। अब हम चेक करते हैं आपकी मैथ्स, यहाँ पे क्या लिखा है, हमें चेक करना है इज वैलिड। ठीक, तो क्या 25 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18 है, 25 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18 है, बिल्कुल है, ट्रू। और क्या 25 लेस देन इक्वल टू 65 है, बिल्कुल ट्रू। तो अब ये जब दोनों ट्रू है, जब मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा, काजी। तो सेम वे इस वेरिएबल का आंसर क्या आने वाला है, ओवरऑल क्या आंसर आएगा, ट्रू आंसर आने वाला है। एंड जब हमारा ऑपरेटर इस्तेमाल होता है और कंडीशंस को मैच किया जाता है, तो इसमें दोनों कंडीशंस को क्या किया जाएगा, एवेलुएट किया जाएगा, दोनों कंडीशन चेक किया जाएगा। अगर दोनों कंडीशन ट्रू हुई तभी पूरे का आंसर क्या होगा, ट्रू होगा। अगर एक का भी आंसर क्या हो गया, फॉल्स हो गया, तो दोनों का आंसर फॉल्स हो जाएगा। फॉर इंस्टेंस यहां पे हम लोगों ने क्या लेकर रखा था, एज 25। ठीक है, अब सपोज करो मैं क्या करता हूं, एज ले लेता हूं 16, एज क्या ले लेता हूं, 16। अब हम चेक कर लेते हैं, भैया क्या 16 ग्रेटर देन 18 है, बिल्कुल नहीं भाई, गलत है। 16 क्या बड़ा हो सकता है 18 से, बिल्कुल नहीं हो सकता है। किसी की मैथ्स अगर गड़बड़ाई है तो हाँ बिल्कुल हो सकता है, लेकिन सही लोगों की 16 ग्रेटर देन इक्वल टू 18 में आपका आंसर क्या आएगा, फॉल्स। तो यहाँ पे अब इंस्टेड ऑफ ट्रू यहाँ पे आंसर होगा फॉल्स। और यहाँ पे ये चीज तो अभी भी कंडीशन सही है कि 16 इज लेस देन ग्रेटर देन 16 इज लेस देन इक्वल्स टू 65। तो ये कंडीशन अभी भी ट्रू है, लेकिन एक कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई, तो ओवरऑल इसका आंसर क्या हो जाएगा, इंस्टेड ऑफ ट्रू अब ये आंसर आपका हो जाएगा फॉल्स। ठीक है, तो ये चीज होती है आपका एंड के साथ। लेकिन यही बात करें हम और के साथ, यहाँ पे हमारे पास है ना, एक हो गया हमारा एंड, यहाँ पे एंड लिखा हुआ है। अब इस एंड की जगह पे मैं लिख देता हूं और। ठीक है, एंड में दोनों कंडीशंस को इवैल्यूएट किया जाता है, देन आपका आंसर आता है। लेकिन जब हम और का इस्तेमाल करते हैं, अगर एक का भी आंसर
एक का भी आंसर क्या होता है, ट्रू होता है, तो पूरे का वैल्यू क्या होगा, ट्रू होगा। फॉर एग्जाम्पल सेम वैल्यू लेते हैं, एज इक्वल्स टू 16, तो यहाँ पे फिर से वही वाली बात हो जाएगी, 16 ग्रेटर देन 18 एंड 16 लेस देन इक्वल टू 18, नॉट 18, 65। इस केस में ये कंडीशन क्या है, फॉल्स है, ठीक है, बट इस कंडीशन में ये क्या है, ट्रू है। तो अब ओवरऑल का आंसर क्या होगा, अगर एक भी ट्रू हुआ, एक सिंगल भी ट्रू हुआ, तो पूरे वेरिएबल की वैल्यू क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। तो इस वाले जो हमारा वेरिएबल है, इस वैल्यू, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा हमारा ट्रू, ठीक है। अच्छा, अगर दोनों ही केस क्या हो जाते हैं, बाय केस क्या हो जाते हैं, फॉल्स हो जाते हैं, तो इस केस में क्या होगा आपका, ऑब्वियसली बात है, फिर आपका आंसर ओवरऑल क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा इसी में है नॉट। ये नॉट का क्या है, ये थोड़ा चतुर आदमी है, ये नहीं देखता, दोनों इक्वेशन को इवेलुएट नहीं करता, कहता तुम दोनों लड़ो, मैं आखिरी में लड़ूंगा। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास एंड की जगह पर क्या है, नॉट है, एंड की जगह पर क्या है मेरे पास, नॉट है। नॉट में क्या होगा, अब यहाँ पे दोनों इक्वेशन को इवेलुएट करेंगे। मैं क्या करता हूँ, बहुत लीनियंट वाला एज ले लेता हूँ, 22। इस केस में भी ये वैलिड होगा, 22 ग्रेटर देन इक्वल टू 18 एंड 22 लेस देन इक्वल टू 65। दोनों में कंडीशन क्या है, ट्रू आंसर है, इसका भी आंसर क्या है, ट्रू आंसर है। तो वैलिड क्या होना, इस वैलिड का जो वैल्यू होनी चाहिए, जो आंसर फाइनल आंसर होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, ऑब्वियसली बात है, ट्रू होना चाहिए। क्योंकि नॉट ऑपरेटर लगा हुआ है, तो ये थोड़ा शैतान बालक है, ये क्या करेगा, जो इसका आंसर ट्रू आया था, ये जो हमारा आंसर ट्रू आया है, इसको फ्लिप करके क्या बोल देगा कि नहीं, इसका आंसर तो फॉल्स आया, ठीक है। ये वो बच्चा है जो सही आंसर जानते हुए भी गलत बोलता है, तो ये क्या है, ट्रू की जगह क्या कर देगा, फॉल्स कर देगा। नेक्स्ट ऑपरेटर की हम बात कर रहे हैं, तो ये है मेंबरशिप ऑपरेटर। ये क्या करता है, ये मेंबर्स चेक करता है, ये फैमिली मैन है। जैसे अभी अपने एनिमल मूवी में हमारा रणवीर कपूर और हमारे अनिल कपूर जी का रिलेशन देखा है ना, तो सेम वे ये भी फैमिली मैन है। ये क्या करता है, जैसे सपोज करो ये मेरे पास कोई लिस्ट है, अभी आप नहीं जानते लिस्ट क्या होता है, मेरे को भी मालूम है, आप नहीं जानते क्या लिस्ट है, बस समझ लो कोई लिस्ट है, इतना तो मालूम है लिस्ट क्या होती है, ऐसे नंबरिंग दी जाती है 1 2 3 4 सो ऑन। तो ये एक लिस्ट है नंबर्स की, जिसमें 1 2 3 4 5 है। अब एक मैंने वेरिएबल बनाया जहां पे मैंने ये लिखा क्या, 3 इन नंबर्स। नंबर्स क्या है, मेरी लिस्ट को स्टोर करने वाली वैल्यू। वेरिएबल क्या करता है, कोई भी वैल्यू स्टोर करता है, कोई जात पात में यकीन नहीं करता, ठीक है। तो इस प्रेजेंट में मैंने क्या किया, मैंने एक स्टेटमेंट लिखा क्या, कि क्या 3 इन नंबर्स, मैंने बोला क्या जो 3 संख्या है वो इस लिस्ट के अंदर अवेलेबल है, वो कहेगा हाँ जी अवेलेबल है, भाई दिख रहा है मुझे 1 2 3 अवेलेबल है, तो आंसर क्या आने वाला है, ट्रू आने वाला है। लेकिन इंस्टेड ऑफ 3 की जगह मैं बोलता भैया क्या 7 अवेलेबल है, तो वो कहेगा भैया 7 हमारे फैमिली मेंबर है ही नहीं, तो मैं क्यों जानूं, तो 7 इज नॉट अवेलेबल। तो इस प्रेजेंट का आंसर क्या हो जाता, फॉल्स हो जाता। तो ये क्या करता है, चेक करता है कि क्या जो हमारा सीक्वेंस दिया हुआ है या जो ग्रुप ऑफ डेटा दिया हुआ है, क्या इसके अंदर ये वैल्यू अवेलेबल है कि नहीं। अगर अवेलेबल है तो यस, अदरवाइज फॉल्स या नो, ठीक है। नेक्स्ट ऑपरेटर की हम बात कर लेते हैं। सारे आई थिंक ऑपरेटर्स कंप्लीट हो चुके हैं मेरे हिसाब से। ये हमारी लिस्ट है जहाँ पे हम लोगों ने कहा था कि सारे ऑपरेटर्स को हम सम अप करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे थे अर्थमेटिक ऑपरेटर के अंदर सारे ऑपरेटर हम लोगों ने डिस्कस कर लिए, प्लस माइनस इनटू डिवाइड फ्लोर डिवीजन एंड मॉड्यूलस, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है असाइनमेंट ऑपरेटर, जहाँ पे हम लोग इक्वल टू, प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू। यहाँ पे ये समझ लीजिए कि जो असाइनमेंट ऑपरेटर होता है इसमें सिर्फ इक्वल टू आपका एक अलग होता है, बाकी सारे इसके अर्थमेटिक से ही जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चीज आपकी आती है कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर के अंदर आता है आपका डबल इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेसर देन इक्वल टू एंड ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है। एग्जांपल के लिए आप देख सकते हैं एज इक्वल टू 25 इज एडल्ट एज, आपने पहले भी इसके एग्जांपल्स देखे हैं। फिर बात आती है आपकी लॉजिकल की। लॉजिकल में आपके आते हैं एंड और नॉट, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, दो कंडीशंस को इवैल्यूएट किया जाता है एंड उसके अकॉर्डिंग आंसर्स निकाले जाते हैं। देन आपका आता है मेंबरशिप ऑपरेटर्स। मेंबरशिप ऑपरेटर्स में दो ही होते हैं, इन और नॉट इन। क्या बताया था कि फैमिली मैन है, ये क्या करेगा, सीक्वेंस में चेक करेगा कि क्या ये चीज़ अवेलेबल है लिस्ट के अंदर, क्या ये चीज़ अवेलेबल है इसके अंदर एंड सो ऑन, ठीक है। मतलब ये चेक करेगा कि क्या ये चीज़ प्रेजेंट है पर्टिकुलर सीक्वेंस के अंदर।
नेक्स्ट चीज़ है आपकी आइडेंटिटी। आइडेंटिटी में क्या होता है, मेमोरी एलोकेशन पे देखता है सेम पिंच आइडेंटिकल ट्विंस। ध्यान रखना क्या होता है कि जब हम लोग बात करें आइडेंटिटी, तो आइडेंटिटी ऑपरेटर की बात करें, आइडेंटिफाइड ट्विंस होते हैं जो सिमिलर होते हैं, तो यहाँ पे मेमोरी लोकेशन भी सेम होगी और वैल्यूज भी सेम होंगी, तभी वो आइडेंटिटी ऑपरेटर का आंसर ट्रू आएगा। और फिर बात आती है बिटवाइज ऑपरेटर की, जब हमें बिट्स में आपको क्या कहते हैं वर्क करना हो तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे, बिटवाइज ऑपरेटर। इसके अंदर भी क्या होता है, एंड और जोर, नॉट, लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट, ठीक है। ये बहुत कॉमन नहीं है, जो हमारा बिटवाइज ऑपरेटर है ये ज़्यादातर कॉमन नहीं है, नॉट कॉमन, ठीक है। लेकिन अगर पेपर में आएगा तो अपने को लिखना मांगता है, ठीक है। तो इतनी बात अपने को ऑपरेटर को लेके समझ में आ चुकी है। अब बात कर लेते हैं ऑपरेटर प्रेसिडेंस के बारे में। ये थोड़ा सा क्या कहते हैं को रिलेटेड है आपके 7th 8th के मैथ्स से, ठीक है। अब आपको होगा सर 7th 8th के मैथ्स की क्या बात कर रहे हो, हमें अपनी इंजीनियरिंग की मैथ्स नहीं समझ में आ रही, आप 7th 8th की बात कर रहे हो। मुझे मालूम है 7th 8th की तो आपको आराम से आ ही जाएगी, ठीक है। तो आप लोगों ने एक कॉन्सेप्ट सुना होगा अपने बचपन में, जिसे हमने कहा है बॉड मास, और जो लोग आईसीएसई पढ़े होंगे उनके लिए पेमडास, ठीक है। आपने ये वाला कॉन्सेप्ट जरूर पढ़ा होगा, या तो बॉड मास या फिर पेमडास। तो हम लोग इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं। अब ये है क्या, ये समझ लेते हैं। जब भी कोई एक्सप्रेशन या कोई इक्वेशन हमारे पास आती है, तो अगर सेम पावर की कोई चीज़ है तो उनमें से सबसे पहले क्या एवेल्युएट होगा, इसी चीज़ को सॉल्व करने के लिए हम लोग ऑपरेटर प्रेसिडेंस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। डेफिनेशन को अगर देख लें तो डेफिनेशन क्या कहती है कि ऑपरेटर प्रेसिडेंस इन पाइथन डिटरमाइंस द ऑर्डर इन विच ऑपरेटर्स आर वैल्यूएटेड इन एन एक्सप्रेशन। It ensures that certain operations are performed before the others. मतलब अगर कोई एक्सप्रेशन में दो ऑपरेटर सेम पावर की आती है तो उसमें से सबसे पहले कौन सा इवेल्युएट होगा, वो कौन डिसाइड करेगा, ऑपरेटर प्रेसिडेंस डिसाइड करेगा, ठीक है। अब इसके कुछ रूल्स होते हैं क्या, कि हायर प्रेसिडेंस, सबसे पहला रूल है हमारा हायर प्रेसिडेंस की ऑपरेटर विद हायर प्रेसिडेंस आर इवैल्यूएटेड फर्स्ट। जिनकी पावर सबसे ज़्यादा वो सबसे पहले इवैल्यूएट होंगे। जो लोग मंदिर की लाइनों में जिनके पास पैसा ज़्यादा होता है वो क्या होता है, पहले दर्शन करके आते हैं, और हम जैसे गरीब लोग क्या करते हैं, लाइन में लगे रहते हैं और बाद में दर्शन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ आती है आपकी पैरेंथेसिस, कि ऑपरेटर्स विद इन द पैरेंथेसिस हैव द हाईएस्ट प्रेसिडेंस। ये चीज़ अपने को ध्यान में रखनी है कि ये जो होते हैं ये वीवीआईपीज होते हैं। क्या पैरेंथेसिस जो है हमारे क्या होंगे, वीवीआईपीज, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। अगर कोई भी एक्सप्रेशन इनके अंदर इंक्लोज हैं तो सबसे पहले कौन इवेल्युएट होंगे, हमारे पैरेंथेसिस सचू, ये सबसे पहले इवेल्युएट होंगे। अब हम लोग कुछ लिस्ट देख लेते हैं कि कौन सा पहले इवेल्युएट होगा और कौन लास्ट में इवेल्युएट होगा। तो ये हमारा एक प्रेसिडेंस का चार्ट है, जहाँ पे सबसे नंबर प्रेसिडेंस लेवल में सबसे नंबर 1 किसको दिया गया, हमारे पैरेंथेसिस को। फिर आता है हमारा आपका एक्सपोनेंट्स। तो आप ये रूल समझ लो कि क्या, पेमडास, मैंने आपको पहले कहा था, इसको याद कर लेना, पेमडास, ठीक है। P स्टैंड्स फॉर पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस, E स्टैंड्स फॉर एक्सपोनेंट, E स्टैंड्स फॉर एक्सपोनेंट, M फॉर मल्टीप्लिकेशन, राइटिंग गंदी होती जा रही है मेरी, मल्टीप्लिकेशन, आधा आधा लिख देता हूँ, D फॉर डिवीजन, A फॉर एडिशन एंड S फॉर सब्ट्रैक्शन। तो ये ऑर्डर रहता है मेजरली, और कोई भी आपका जो इक्वेशन या एक्सप्रेशन आता है वो इनसे बाहर नहीं जा सकता है। तो नंबर 1 पे हमारा क्या रहता है, आपका पैरेंथेसिस, नेक्स्ट पे आपका रहता है एक्सपोनेंट, फिर आपके ये जो कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन ऑफ प्लस माइनस एक्स एंड सो ऑन, तो ये आपका रहता है। फिर उसके बाद आपके यहाँ पे भी मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, फ्लोर डिवीजन एंड मॉड्यूलस, ठीक है, ये वाला पार्ट आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन वाला, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, देन उसके बाद फ्लोर डिवीजन एंड मॉड्यूलस, फिर उसके बाद आता है आपका एडिशन सब्ट्रैक्शन, फिर इससे भी नीचे आता है राइट शिफ्ट, लेफ्ट शिफ्ट, जो बिटवाइज ऑपरेटर्स होते हैं। फिर उसके बाद आपका आता है एंड, जो बिटवाइज एंड है। फिर उसके बाद जोर, और आपका एक यहाँ पे शायद मिस हो गया है, और के लिए यहाँ पे मिस हो गया है,
ठीक है। फिर उसके बाद आपके आते हैं कंपैरिजन वाले, फिर आपके आते हैं जो हमारे लॉजिकल वाले हैं वो लास्ट में आते हैं, ठीक है। तो ये हमारे प्रेसिडेंस लेवल रहता है। जब भी आप कभी कोई एक्सप्रेशन से आपको इवेलुएट होगे तो आपको ये टेबल या ये वाला जो लेवल है ये याद करना पड़ेगा। ये क्या है, हाई टू लो, हाई टू लो। वैसे तो हम किसी की हाई लेते नहीं, लेकिन यहाँ पे हमें लेनी पड़ेगी हाई टू लो। हमें याद रखना पड़ेगा किसका हाई प्रेसिडेंस है, आपका पैरेंथेसिस का, और सबसे लो प्रेसिडेंस किसका है, और का, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि नेक्स्ट हमारा क्या आता है, हम कहते हैं ऑपरेटर एसोसिएटिविटी। ऑपरेटर एसोसिएटिविटी, अब ये ऑपरेटर एसोसिएटिविटी क्या है। अब सपोज करो ये तो हमारी लड़ाई सॉल्व हो गई कि अगर दो ऑपरेटर्स आते हैं तो हम चेक कर लेंगे भाई कौन सबसे ज़्यादा ताकतवर है, हम उससे सॉल्व कर लेंगे। लेकिन सपोज करो दोनों ही आइडेंटिकल हुए, दोनों ही मल्टीप्लाई आए, दोनों ही एडिशन आ गए, फिर हम किसको इवेलुएट करेंगे, वो चीज़ हमारा सॉल्व करता है ऑपरेटर एसोसिएटिविटी। तो डेफिनेशन देख लेते हैं कि ऑपरेटर एसोसिएटिविटी in the Python determines the direction in which the operators of the same precedence, इस चीज को ध्यान करेगा, the same precedence are evaluated. The operators of the same precedence are evaluated. It specifies whether the operators are evaluated from left to right or right to left. ठीक है। आप सपोज करो कोई मेरे पास वैल्यू आई है क्या, 2 स्टार 3 स्टार 4, ठीक है। क्या बोला मैंने कि 2 डबल स्टार किसके लिए इस्तेमाल होता है, एक्सपोनेंट्स के लिए। या इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करता हूँ, इतना कॉम्प्लेक्स ना करूँ, तो मैं बोल देता हूँ 2 इंटू 3 इंटू 4। तो एसोसिएटिविटी के अकॉर्डिंग या तो हम इसको लेफ्ट टू राइट इवेलुएट करेंगे या फिर राइट टू लेफ्ट करेंगे। अगर मैं इसको करता हूँ लेफ्ट टू राइट तो मैं इस दोनों को क्लब कर लूंगा और पहले इसको सॉल्व करूंगा। तो 3 2 जा 6 6 4 जा 24, आंसर सही आएगा। लेकिन अगर यही चीज मैं अब अंडू कर दूं, ठीक है, ये चीज मैंने क्या कर दिया, अब मैंने बोला कि मैं लेफ्ट टू राइट नहीं करके राइट टू लेफ्ट करूंगा। क्या नहीं करूंगा, लेफ्ट टू राइट की बजाय राइट टू लेफ्ट करूंगा। तो अब ये दोनों क्लब हो जाएगा। 4 3 जा 12 12 2 जा 24। तो आंसर क्या हुआ, अभी भी सेम आया। बट कौन पहले एवेलुएट होगा, कैसे एवेलुएट होगा, यहाँ पे हम लोगों को एसोसिएटिविटी बताती है कि इधर आप या तो लेफ्ट टू राइट एवेलुएट करोगे। और हाँ, एक चीज ध्यान रखना है, अगर आपने पाथ चूज करके रखा हुआ है राइट टू लेफ्ट, तो आप सारे एक्सप्रेशन कैसे एवेलुएट करोगे, राइट टू लेफ्ट। लेकिन अगर आपने लेफ्ट टू राइट लेके रखा, मतलब एक बार जो आपने डायरेक्शन चूज कर ली, उसके बाद आपको किसी की नहीं सुननी, भाई की भी नहीं सुननी, ठीक है। तो ये आपका हो गया आपका ऑपरेटर एसोसिएटिविटी। अब यहाँ पे कुछ कॉमन एसोसिएटिव डायरेक्शन है। ये एक तो है आपका लेफ्ट टू राइट, मैंने पहले बता दिया कि ऑपरेशंस आर इवैल्यूएटेड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट जहाँ पे हमने क्या किया था, 2 और 3 को क्लब कर लिया था और फिर हमने इवैल्यूएट किया था। एक होता है हमारा राइट टू लेफ्ट, जहाँ पे हमारे ऑपरेटर्स आर इवैल्यूएट होते हैं कहाँ से, राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट। तो यहाँ पे हमारा क्या हुआ, राइट टू लेफ्ट इवैल्यूएट हुआ। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है कैसे, जैसे मैंने बोला 10 - 5 + 3। अगर मैंने इसको क्या किया, इवैल्यूएट किया किससे, लेफ्ट से राइट से, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। तो क्या हुआ, पहले ये दोनों क्लब हो गए। 10 - 5 क्या हुआ, 10 - 5 हुआ 5, 5 + 3 8। तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 8। और अगर मैं यहाँ पे राइट टू लेफ्ट ले लूँ, राइट टू लेफ्ट ले लूं, तो पहले ये दो क्लब होगा। 3 की पावर 2 कितना होता है, 9, 9 2 की पावर फिर 9। कमेंट्स में बता देना 2 की पावर 9 कितना होता है, ठीक है, मुझे नहीं मालूम है। ठीक है, तो ये चीज आपकी क्या सॉल्व करती है, आपका ऑपरेटर एसोसिएटिविटी सॉल्व करती है। नेक्स्ट चीज अगर हम बात करें कि ये दोनों में डेफिनेशन कई बार आ जाता है कि दोनों को साथ में डिफाइन करो, क्या होता है, तो प्रेसिडेंस क्या होता है, इट डिटरमाइंस द ऑर्डर इन व्हिच द ऑपरेटर्स ऑफ डिफरेंट प्रेसिडेंस विल बी सॉल्व्ड। ठीक है, कि सपोज करो मेरे पास ये भी इंकाउंटर हो रहा है, ये भी इंकाउंटर हो रहा है किसी इक्वेशन में। फॉर एग्जांपल मैं एक इक्वेशन बना के दिखाता हूँ। मैंने बोला 2 + 3, ठीक है, इनटू 2 डबल स्टार 4 + 5, ऐसा कुछ बोल दिया मैंने, बराबर। अब इसमें सबसे पहले कौन सॉल्व होगा, सबसे पहले कौन सॉल्व होगा, मैंने बोला था भैया बड़ा भाई है कौन, हमारा पैरेंथेसिस। सबसे पहले सॉल्व होगा 5 इनटू, फिर उसके बाद क्या सॉल्व होगा हमारा एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट 2 की पावर 4 कितना होता है, 16। गलत तो नहीं हूँ, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16। और फिर उसके बाद हमारे पास क्या आ रहा है, 5 - 3।
अब इनमें सबसे ज्यादा किसकी ग्रेटर प्रेसिडेंस है मल्टीप्लीकेशन की, 16 5 जा 80, 16 5 जा 80 प्लस 5 माइनस 3। अब इनमें सबसे ज्यादा प्रेसिडेंसी किसकी है, किसकी है। अब यहाँ पे बात आती है एसोसिएटिविटी की, कह सकते हैं एसोसिएटिविटी की आ सकती है, लेकिन फिर भी अगर हम लोग पेमडास के रोल पे भी चलेंगे तो भी कोई बात नहीं है। पेमडास देखो मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, यहाँ पे अगर आप नोटिस करो, कहाँ गया, ये रहा। अगर हम इसकी बात करें तो प्लस माइनस की सेम प्रेसिडेंस है, मतलब दोनों की सेम पावर है। तो या तो आप पेमडास के रूल पे चलोगे तो पहले आपको एडिशन करना पड़ेगा, देन सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि हमें मालूम है ऑपरेटर एसोसिएटिविटी क्या होती है, हमें मालूम है ऑपरेटर एसोसिएटिविटी क्या होती है, तो या तो हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे या राइट टू लेफ्ट जाएंगे, आंसर दोनों के केस में सेम आएगा। फॉर एग्जांपल मैंने बोला 80 प्लस 5 क्या होगा, 85 माइनस 3, आंसर आएगा 82। ये कब हुआ, जब मैं गया लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। अगर यही मैं राइट टू लेफ्ट चला जाऊं तो क्या होगा, 5 माइनस 3 2, 80 प्लस 2 82, आंसर हमेशा सेम रहेगा। तो ये बात होती है एसोसिएटिविटी और प्रेसिडेंस के दोनों का जो मेल जोल है, मेल संबंध है, मेल संबंध गलत वर्ड हो गया है ना, मतलब जो इनका मेल जोल है ये हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया। नेक्स्ट चीज हमारे पास आती है इसी के अंदर, वो है डेटा टाइप्स इन पाइथन। अब ये थोड़ा सा जो टॉपिक है वो होने वाला है इंटरेस्टेड नहीं इंटरेस्टिंग। कई बार ना मैं बहुत ज़्यादा फंबल करने वाला, अरे यार एग्जाम्पल दो तो फंबल ही होने वाला हूँ मैं, ठीक है। तो डेटा टाइप्स इन पाइथन जो है वो एक वास्ट टॉपिक है, और कई लोग इसको समझने में थोड़ा सा वो करते हैं कि ये क्या है क्या नहीं है, और उस पर कन्फ्यूजन बहुत होती है, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए बिल्कुल नहीं होता, ये बिल्कुल आसान सा बन जाता है, कैंडी क्रश जितना, ठीक है। तो डेटा टाइप्स होते क्या हैं। सो दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय, क्या हुआ तुम्हें नहीं मालूम, इतने कम सब्सक्राइबर पे कोई स्पॉन्सर नहीं मिलता, ठीक है ना, कोई पैसा नहीं कमा रहा हूँ, फ्री की वीडियो है, ठीक है। तो आराम से देखो और डेटा टाइप्स को सीखो, टेक्स्ट पार्ट में डेटा टाइप्स ही है, ठीक है। सो हाँ, बस एक इन्फॉर्मेशन देनी थी कि जितने भी प्रोग्राम्स वगैरह जो एनकाउंटर होने वाले हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन दिया हुआ उसमें है, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। जल्दी से खत्म करता हूँ उसको, ठीक है। नेक्स्ट 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 पे चलते हैं, ठीक। तो डेटा टाइप्स क्या होते हैं वह हम लोग पहले भी एक उसका ओवरव्यू जो होता है वो हम देख चुके हैं, डेटा टाइप्स होते क्या हैं। अब डेटा टाइप्स को थोड़ा सा और डिटेल में समझ लेते हैं कि एक्चुअली में डेटा टाइप होते क्या हैं। तो इट इज नथिंग बट अ क्लासिफिकेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा, जो हम लोग स्टोर कर सकते हैं किसके अंदर, ऑब्वियसली बात है वेरिएबल के अंदर हम स्टोर करते हैं। अब अगर हम थोड़ा डेफिनेशन की तरफ देखें तो डेफिनेशन क्या कहती है, डेफिनेशन सेज दैट डेटा टाइप रिफर्स टू द क्लासिफिकेशन और द कैटेगराइजेशन ऑफ व्हाट, डेटा आइटम्स। यहाँ पे डेटा आइटम्स को लेके बात करी जा रही है। नेक्स्ट चीज है कि इन प्रोग्रामिंग डेटा टाइप रिप्रेजेंट द काइंड ऑफ वैल्यू अ वेरिएबल कैन होल्ड एंड डिफाइन द ऑपरेशन दैट कैन बी परफॉर्म ऑन दोज वैल्यूज। ऑब्वियस सी बात है कि अब हर एक जो डेटा होता है अपना अलग अलग जो डेटा है, जैसे फॉर एग्जांपल इंटीजर है और स्ट्रिंग है। अब इन दोनों के अंदर जो ऑपरेशंस होंगे वो ऑब्वियस सी बात है दोनों अलग अलग होंगे। फॉर एग्जांपल आप 2+3 कर सकते हैं, लेकिन आप a+b भी कर सकते हैं। पाइथन के अंदर आप कर सकते हैं a+b कम्स अंडर द कॉनकैटिनेशन, दिस इज प्रोसेस नोन एज कॉनकैटिनेशन, कॉनकैटिनेशन, ओके। व्हेन यू ऐड टू स्ट्रिंग्स दिस इज नोन एज कॉनकैटिनेशन। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि a डिवाइड b कर दीजिए, इज इट पॉसिबल, नो, अनटिल अनलेस ए और बी वेरिएबल नहीं है। तो आप ए और बी को डिवाइड नहीं कर सकते, और कई सारे ऑपरेशंस हैं जो आप नहीं कर सकते। लेकिन यही आप अगर दो इंटीजर्स हैं, फॉर एग्जांपल 2 और 3 है, तो यू कैन डिवाइड 2 एंड 3। दिस इज बिकॉज कि इन दोनों पे जो ऑपरेशंस लगने वाले हैं वो दोनों अलग अलग ऑपरेशंस हैं, ठीक है। एक स्ट्रिंग है और एक आपका इंटीजर है, इंटीजर पे अपने खुद के ऑपरेशंस लग सकते हैं, और जो स्ट्रिंग होते हैं उन पे अपने अलग ऑपरेशंस लग सकते हैं। नेक्स्ट चीज ये क्या कहता है कि होल्ड एंड डिफाइन द ऑपरेशन दैट कैन बी परफॉर्म ऑन दोज वैल्यूज, ओके। नेक्स्ट चीज ये क्या कहता है, ये कहता है कि दे आर एसेंशियल फॉर व्हाट, एफिशिएंट यूज ऑफ मेमोरी एंड एक्यूरेट एग्जीक्यूशन ऑफ ऑपरेशन। यहाँ पे ये बात हुई कि एफिशिएंट यूज ऑफ मेमोरी। अब इसका मतलब क्या है, एफिशिएंट यूज ऑफ मेमोरी का मतलब ये है कि जो आप मेमोरी के अंदर डेटा स्टोर करते हो वो कुछ अमाउंट ऑफ डेटा लेता होगा। फॉर एग्जांपल मैं बात करूं अगर एक इंटीजर की, इट टेक्स 2 बाइट, इट टेक्स 2 बाइट्स, ओके। तो ये जो 2 बाइट का डेटा है, एंड यही मैं अगर कोई डेटा फ्लोट ले रहा हूं, फॉर एग्जांपल मैं फ्लोट ले लेता हूं, तो इट जस्ट स्टोर्स 8 बाइट, हम अज्यूम कर ले रहे हैं ऐसा, ठीक है।
तो ये जहां पे मुझे फ्लोट इस्तेमाल करना होगा, जहां पे मुझे ज्यादा प्रिसीजन चाहिए होगा, वहीं पे मैं फ्लोट इस्तेमाल करूंगा। अदरवाइज मैं किसका इस्तेमाल करूंगा, इंटीजर का इस्तेमाल करूंगा, क्योंकि वहां पे मेरा जो है मेमोरी एफिशिएंटली इस्तेमाल भी हो रही है और साथ ही साथ में कम भी लग रही है। तो यहाँ पे हम डेटा जो टाइप्स होता है वो हमें ये बता सकता है कि कौन सा हमें डेटा टाइप इस्तेमाल करना है, ताकि हमारा जो मेमोरी है वो कम से कम लगे एंड हमारा जो वर्क है वो एफिशिएंटली हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करें कि डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा टाइप्स होते हैं जो अवेलेबल होते हैं किसके अंदर, पाइथन के अंदर, और उनको अलग अलग कैटेगराइज भी किया जाता है। वैसे 14 डेटा टाइप्स होते हैं पाइथन के अंदर, एंड अलग अलग कैटेगरीज के अंदर, लाइक फंडामेंटल डेटा टाइप, सीक्वेंशियल डेटा टाइप एंड सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेजरली हमारे सिलेबस के अंदर है हम उन्हीं को ही देखेंगे एंड उन्हीं पे ही फर्दर बात भी करेंगे। बात करें कि एग्जांपल में अगर हम देखें पाइथन में कौन कौन से टाइप के होते हैं, लाइक न्यूमेरिक टाइप ऑफ डेटा टाइप्स, इसमें आपके आते हैं इंट, फ्लोट एंड कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स नंबर वही नंबर्स होते हैं जिनमें आयोटा लगता है। फॉर एग्जांपल आयोटा अगर नहीं मालूम हो, वैसे तो मुझे नहीं लगता कि आयोटा का बारे में मुझे एक्सप्लेन करना चाहिए, लेकिन जैसे माइनस रूट -1 इज नोन एज आयोटा, इट्स अ इमेजिनरी नंबर। तो आप इमेजिनरी नंबर के साथ भी डील कर सकते हैं पाइथन के अंदर, एंड ये न्यूमेरिक डेटा टाइप के अंदर आता है। तो न्यूमेरिक डेटा टाइप्स लाइक इंट, फ्लोट एंड कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंट द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ नंबर, ऑब्वियसली बात है फॉर्म ऑफ नंबर ही है। फिर आते हैं सीक्वेंशियल टाइप्स, जहां पे स्ट्रिंग, लिस्ट एंड टपल ये इस्तेमाल होते हैं टू ऑर्गेनाइज द डेटा। अब आप कहोगे स्ट्रिंग कैसे ऑर्गेनाइज करता है, ऑब्वियसली बात है कि हमारे पास कैरेक्टर कितने होते हैं, ए से लेकर जेड तक। ठीक, ए से लेकर जेड तक। अब जब मैं पी, वाई, टी, एच, ओ, एन, ये अलग अलग कैरेक्टर है, जब मैंने इनको जोड़ा तो एक वर्ड बना। और अगर यहाँ पे और 2-3 वर्ड जोड़ दूं तो यहाँ पे एक सेंटेंस भी बन सकता है। तो इट्स अ कलेक्शन ऑफ व्हाट, इट इज अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। सेम वे लिस्ट, टपल, ये क्या करते हैं, ये ऑर्गेनाइज करते हैं। लिस्ट और टपल्स के अंदर आप क्या कहते हैं, अलग अलग टाइप का डेटा भी डाल सकते हैं, लाइक स्ट्रिंग भी डाल सकते हैं, कॉम्प्लेक्स भी डाल सकते हैं, फ्लोट, वट एवर। इवन आप लिस्ट के अंदर लिस्ट डाल सकते हैं। अब आगे जब हम लोग पढ़ रहे होंगे लिस्ट और उसको डिटेल में, तब हम उस चीज को भी फिगर आउट कर रहे होंगे कि कैसे हम लिस्ट के अंदर लिस्ट भी डाल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे आते हैं सेट टाइप, जहां पे हमारे पास सेट होता है एंड एक और होता है फ्रोजन सेट। ये क्या करता है, ये हैंडल करता है कलेक्शन विद द यूनिक एलिमेंट्स। मतलब इसके अंदर डुप्लीकेट एलिमेंट्स नहीं हो सकते हैं। लिस्ट और टपल के अंदर डुप्लीकेट आइटम्स हो सकते हैं, लेकिन फ्रोजन सेट हुआ या आपका सेट हुआ, इन दोनों के अंदर ही यूनिक आइटम्स ही स्टोर करवा सकते हो। जो भी अगर आप रिपीटेटिव कंटेंट डालोगे भी और आप उसे प्रिंट आउट करवाने की कोशिश करोगे, तो आपको तब भी क्या मिलेगा, सिंपल आपको वही मिलेगा जो यूनिक सेट होगा, जो उसके अंदर एक ही बार अकर हुआ होगा। तो इस टाइप ऑफ डेटा हम इस्तेमाल करते हैं जब हमें कुछ शॉर्टिंग वगैरह करनी हो या ऐसी लिस्ट बनानी हो जिसमें सिर्फ एक ही बार वो इंस्टेंस आया हो। ठीक है, नेक्स्ट टाइप ऑफ डेटा टाइप जो हमारे पास आता है वो आता है मैपिंग टाइप ऑफ डेटा। नेक्स्ट हमारे पास आता है मैपिंग टाइप, जहां पे डिक्शनरी टाइप का एक हमारे पास डेटा टाइप है जिसमें की वैल्यू पेयर होता है। फॉर एग्जांपल आपने रियल डिक्शनरी देखी होगी, तो उसमें क्या होता है, एक वर्ड होता है एंड देन उसका मीनिंग होता है। सेम वे आप पाइथन में भी इसी फॉर्मेट में चीजें स्टोर कर सकते हो, जहां पे एक आपका की वैल्यू होगी एंड दूसरा आपका क्या होगा, ऑब्वियसली बात है वैल्यू होगा उसी की से कॉरस्पॉन्डिंग। नेक्स्ट हमारे पास आता है बुलियन डेटा टाइप, जो कि होता है जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बुल से। ओके, एंड इट indicates द ट्रूथ वैल्यूज और द फॉल्स वैल्यू। ठीक है, या तो ये रिप्रेजेंट करेगा ट्रू वैल्यू को या फिर फॉल्स वैल्यू को। बुलियन के अंदर दो टाइप होते हैं, ट्रू या फॉल्स। ठीक है, तो ये हमारे कुछ डेटा टाइप्स हैं जो हमारे पास अवेलेबल है किसके अंदर, पाइथन के अंदर। इससे भी ज्यादा है अभी, और भी आते हैं लाइक बाइट, बाइट एरेज, है ना, बट वो इतने ज्यादा कॉमन नहीं है, और दूसरी बात आपके सिलेबस में भी नहीं है। ठीक है, तो दिस इज अ चार्ट which represent all the programming data types, जहां पे हमारे पास int है, एग्जांपल के लिए x इक्वल्स टू 5, फ्लोट हो गया y इक्वल्स टू 3.4, या आप इसको कह सकते हैं ये पाई को स्टोर कर रहा है। कॉम्प्लेक्स में आपका हो गया 2 + 3j। यहाँ पे मैंने आयोटा का इस्तेमाल नहीं किया है, मतलब 3i नहीं लिखा है, लिखना चाहें आप लिख सकते हैं, लेकिन j जो है
क्योंकि आपको मालूम होगा अगर आपने सी लैंग्वेज पढ़ी होगी तो आई हम अधिकतर इस्तेमाल करते हैं इंडेक्स के लिए, तो मैंने यहाँ पे जे इस्तेमाल करके रखा हुआ है, आप कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने डिजिट के साथ कोई भी अल्फाबेट लिख के रखा हुआ है, इट विल कंसीडर एज कॉम्प्लेक्स नंबर। नेक्स्ट चीज आपकी आती है सीक्वेंस टाइप, जहां पे आपका आता है स्ट्रिंग। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बना के रखा है टेक्स्ट इक्वल्स टू हेलो, फिर आपका आता है लिस्ट, जहां पे मैंने एक नंबर की लिस्ट बना के रखी है लाइक 1 2 3, और आप और भी टाइप की लिस्ट बनाओगे। जब हम लोग डिटेल में जाएंगे लिस्ट को, तो हम देखेंगे कैसे इनिशियलाइज करते हैं, कैसे वर्क करते हैं, एंड कौन कौन से उस पर मेथड और फंक्शंस भी लगते हैं। भले ही आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत एक ब्रीफ होना चाहिए कि किस तरीके से हम लोग फंक्शंस का इस्तेमाल करते हैं लिस्ट के ऊपर, या मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं लिस्ट पे। ठीक, नेक्स्ट चीज आपकी आती है टपल। इट लाइक अब यहाँ पे टपल में हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे देख रहे हो आप, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट से इसको इनिशियलाइज किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे इसको पैरेंथेसिस से किया जा रहा है। सेम चीज है मतलब डेटा को स्टोर करने के लिए, लेकिन आगे जाके आपको समझ में आएगा कि कौन तेज होता है और क्या कहते हैं किसको ज्यादातर इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट चीज आपकी आती है सेट टाइप ऑफ डेटा। यहाँ पे सेट नाम का ही एक डेटा टाइप हमारे पास अवेलेबल है। इसमें क्या है, यूनिक नंबर्स ही आप स्टोर कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है फ्रोजन सेट, जिसमें इम्यूटेबल सेट को आप स्टोर कर सकते हो। इम्यूटेबल एंड म्यूटेबल आपको आगे आने वाली क्लासेस में आराम से एक्सप्लेन किया जाएगा कि क्या होते हैं इम्यूटेबल्स एंड कौन से होते हैं म्यूटेबल्स। ठीक है, नेक्स्ट चीज आपकी आती है मैपिंग टाइप ऑफ डेटा टाइप, जहां पे हमारे पास डिक्शनरी टाइप का डेटा टाइप है। जहां पे देख रहे हो आप कि यहाँ पे हमने एक पर्सन नाम का वेरिएबल बनाया है, जिसमें हमने क्या करके रखा है, पर्सन की डिटेल रखी हुई है। नेम उसका की वैल्यू हो गया, उसकी वैल्यू क्या है, एलाइज। अगर हम बात करें एज की, तो उसका वैल्यू क्या है, 30। तो यहाँ पे आप डिफरेंट टाइप ऑफ की वैल्यू पेयर्स रख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट चीज आपके पास आती है बुलियन टाइप ऑफ डेटा, जहां पे हमारे पास क्या आता है, बुल डेटा टाइप आता है, और इसके अंदर आता है ट्रू या स्लैश फॉल्स टाइप्स इस्तेमाल कर रहे होते हो। वो हमेशा रॉ फॉर्मेट में नहीं इस्तेमाल करोगे, कभी ना कभी आपको उनका जो डेटा टाइप है वो भी चेंज करना पड़ सकता है अकॉर्डिंग टू गेट द रिक्वायर्ड आउटपुट। ठीक है, तो ऐसे में हमारे पास दो टाइप के कन्वर्जन होते हैं, जिसको हम कहते हैं इम्प्लिसिट वर्सेस एक्सप्लिसिट। ठीक है, इम्प्लिसिट मतलब होता है जब इंटरप्रेटर खुद से, मतलब आप नहीं बोलोगे, वो खुद से ही आपका डेटा टाइप चेंज कर देगा बिना आपको बोले। और एक्सप्लिसिट होता है जब हम फोर्सफुली डेटा टाइप को चेंज करते हैं। देख लेते हैं होता क्या है, एक बार एग्जांपल एंड डेफिनेशन से देख लेते हैं। इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन या कोएरिजन भी कहते हैं इसको। पाइथन ऑटोमेटिकली कन्वर्ट्स वन डेटा टाइप टू द अनदर विदाउट यूजर्स इंटरवेंशन और हाँ ओके इंटरवेंशन, मतलब कि इसमें यूजर का डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं होगा प्रोग्राम से। पाइथन का इंटरप्रेटर जो है ऑटोमेटिकली इस चीज को कन्वर्ट कर देगा। एग्जांपल के तौर पे देखूं तो x इक्वल्स टू 5 या y इक्वल्स टू 3.4, जब मैं अब इन दोनों को प्लस करूंगा तो इंटीजर प्लस फ्लोट आई विल गेट द आंसर 8.14। तो रिजल्ट के अंदर ये जो वैल्यू है ये क्या है 8.14, तो मतलब रिजल्ट का टाइप क्या हुआ, फ्लोट। और पाइथन के अंदर किसी भी वेरिएबल का डेटा टाइप पता करना हो तो यू हैव टू यूज द टाइप फंक्शन। ठीक है, अभी तक हमने टोटल 3 फंक्शन देखे जो इनबिल्ट फंक्शन है। कौन कौन से, स्क्रीन पे कुछ आउटपुट देना है प्रिंट, यूजर से इनपुट लेना है इनपुट फंक्शन, एंड कोई टाइप पता करना है तो टाइप फंक्शन। इसलिए मेरे को पाइथन की जो ये बात अच्छी लगती है कि जो चीज है वही चीज हमने आपको देखने को मिलेगी। मतलब टाइप पता करना है टाइप फंक्शन, इनपुट लेना है इनपुट फंक्शन, आउटपुट देना है प्रिंट ऑप्शन। ठीक है, ये हो गया हमारा एग्जाम्पल आपका किस चीज का, जब हम लोग इंटरप्रेटर के थ्रू एक आउटपुट पा रहे हैं जो ऑटोमेटिकली उसने टाइप डेटा टाइप का कन्वर्जन चेंज करके रखा हुआ है। अब इस केस में देखा हम लोगों ने क्या कि इंट और फ्लोट को जोड़ा तभी हुआ, पर अगर मैं ये कहूं कि x इक्वल्स टू व्हाट 2, y इक्वल्स टू 3, दोनों क्या है इंटीजर्स। बिल्कुल, अगर टेबल चेक करूं तो क्या है, ये मेरे इंटीजर्स है। जो भी नंबर जिनमें वो नहीं आता, डेसिमल पॉइंट नहीं आता, वो क्या कहलाता है, हमारा इंटीजर कहलाता है। ठीक है, तो ये दोनों क्या है, इंटीजर्स हैं। लेकिन अगर मैं रिजल्ट या आर वेरिएबल में x डिवाइडेड बाय y कर दूं, मतलब कि 2 डिवाइडेड बाय 3 कर दूं, तो मेरा आंसर जो भी आएगा, जो कि आने वाला है 0.666667। ठीक है, वो अप्रोक्सीमेट कर दिया मैंने। तो यहां पे अगर आप r का टाइप पता करेंगे, r का टाइप पता करेंगे,
तो आपको पता है क्या मिलने वाला है, आपको मिलने वाला है फ्लोट। अब मजे की बात देखो, यहाँ पे हमने क्या किया था, इंटीजर लिया है, y इक्वल टू भी इंटीजर लिया हुआ, लेकिन हमारा जो रिजल्ट आया वो किस में आया है, फ्लोट में आया है। क्योंकि अगर यही चीज मैं 2 डिवाइडेड बाय 3 की जगह 2 डिवाइडेड बाय 3 की जगह क्या कर दूं, x प्लस वाई कर दूं, तो 2 प्लस 3 5, 5 क्या है, इंटीजर। तो अब यहाँ पर टाइप क्या चेंज हो जाएगा, इंस्टेड ऑफ फ्लोट इट विल बी चेंज टू इंटीजर। तो कई बार जो है पाइथन का इंटरप्रेटर अपने आप चेंज करता है, लेकिन कई बार जो है हमें चेंज करना पड़ता है। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन क्या होता है, जब हम फोर्सफुली हम कन्वर्ट कर रहे होते हैं डेटा टाइप्स को, क्योंकि हमें कोई डिजायर्ड आउटपुट चाहिए होता है। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग है, तो द यूजर एक्सप्लिसिटली कन्वर्ट्स अ डेटा टाइप टू अनदर यूजिंग प्री डिफाइंड फंक्शन। तो हमारे पास टोटल 3 फंक्शंस होते हैं जिनमें हम कन्वर्ट करते हैं मोस्ट कॉमनली, लेकिन आप और किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। पहला आपका आता है इंटीजर, दूसरा आपका आता है फ्लोट, एंड थर्ड आता है आपका कॉम्प्लेक्स। ये मोस्ट कॉमन है जो इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके अलावा और भी होते हैं, तो आपका लिस्ट में भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं किसी चीज को, टपल में भी कन्वर्ट कर सकते हो। ओके, दीज आर समटाइम नोन एज कंस्ट्रक्टर्स। ये वाइवा में पूछ लिया जाता है कि इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम लोग कई बार कंस्ट्रक्टर्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल के लिए मैंने देखा कि जब मैंने बोला x इक्वल्स टू स्ट्रिंग 10, यहाँ पे जब भी कोई स्ट्रिंग हमें इनिशियलाइज करना होता है क्या होता है, हम डबल कोट्स का इस्तेमाल करते हैं। लाइक यहाँ पे पाइथन लिखा हुआ है, मैं डबल कोट ले दूंगा, तो पाइथन इसको क्या कंसीडर करेगा, स्ट्रिंग की तरह कंसीडर करेगा, भले ही उसके अंदर क्या हो, इंटीजर हो। तो यहाँ पे मैंने बोला है x, और 10 के आगे क्या लगा के रखा हुआ है, इन्वर्टेड कॉमर्स लगा के रखे हुए, तो ये किसके अंदर आया, स्ट्रिंग के अंदर आया। अब मैं एक नया वेरिएबल ले लेता हूं एंड मैं ले देता हूं इंट x। x के अंदर क्या वैल्यू स्टोर है, 10। तो अब y का जो वैल्यू है, अगर y हम उसका टाइप पता करें, टाइप y लिखें, तो वी विल गेट व्हाट, वी विल गेट इंटीजर। क्योंकि हमने यहाँ पे एक्सप्लिसिटली कन्वर्ट किया है किसको, उसके डेटा टाइप को कन्वर्ट किया है। और भी यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस आते हैं, या और कई जगहों पे इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जांपल, जब आप यूजर से इनपुट ले रहे होते हो, तो बाय डिफॉल्ट, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा यहाँ पे एक यूजर नाम का मैंने वेरिएबल बनाया है, एंड यहाँ पे मैं क्या ले रहा हूँ, इनपुट ले रहा हूँ, इनपुट ले रहा हूँ। ठीक है, कुछ भी लिख दे रहा हूँ, एंटर। ठीक है, एंड यहाँ पे जब मैं यूजर का डेटा टाइप पता करूं, यूजर का टाइप पता करूं कि ये यूजर जो है किस टाइप का है, तो यहाँ पे अगर मैं लिखूं टाइप यूजर, तो मुझे पता है क्या मिलेगा, मुझे मिलने वाला है स्ट्रिंग। क्योंकि बाय डिफॉल्ट इनपुट जो लेता है वो किस फॉर्म में लेता है, स्ट्रिंग फॉर्मेट में लेता है। अब मेरे को कैलकुलेशन करनी है और मुझे यूजर से कोई वैल्यू चाहिए, लेकिन वो वैल्यू चाहिए मुझे इंटीजर में। तो मैं क्या करता हूं, उसे बाय डिफॉल्ट कन्वर्ट करते हुए लेके आता हूं। मैं बोलता हूं यूजर इक्वल्स टू इंट, एंड फिर उसके आगे लिख देता हूं इनपुट, एंड फिर उसके बाद यहाँ पे जो भी मेरे को सेंटेंस लिखना है। दिस इज हाउ आई एक्सप्लिसिटली कन्वर्ट द वन डेटा टाइप स्ट्रिंग टू द इंटीजर, और सब्सिक्वेंट किसी और भी डेटा टाइप में उसे कन्वर्ट कर सकता हूं। तो ये होता है आपका इम्प्लिसिट वर्सेस एक्सप्लिसिट डेटा कन्वर्जन या टाइप कन्वर्जन। ओके, इनके बीच में कई बार डिफरेंस पूछ लिया जाता है पेपर के अंदर, और डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इम्प्लिसिट वर्सेस एक्सप्लिसिट कन्वर्जन, गिव सम वैलिड रीजंस और वैलिड डिफरेंशिएशंस। ठीक है, तो ये आपका एक टेबल है जहां पे हम लोगों ने देख रहे हैं कि कौन कौन से इनमें डिफरेंस होता है। पहले हम लोग देखें इनिशिएशन के क्राइटेरिया पे कि ऑटोम इनिशिएट कैसे होता है। तो इट इज ऑटोमेटिक बाय द इंटरप्रेटर ड्यूरिंग द ऑपरेशंस। इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन क्या है, मैंने आपको पहले ही बोला कि क्या है, जो इंटरप्रेटर खुद कर दे, हमें करने की जरूरत ना पड़े। नेक्स्ट चीज आती है आपकी एक्सप्लिसिट की बात करें तो यह है यूजर इनिशिएटेड यूजिंग द प्री डिफाइंड कन्वर्जन फंक्शन। प्री डिफाइंड फंक्शंस हमने कौन कौन से देखे, इंट, कॉम्प्लेक्स, आपका फ्लोट, लिस्ट, टपल, डिक्शनरी भी होती है, काफी सारे जो डेटा टाइप्स आपको अवेलेबल है उसमें आप चेंज भी कर सकते हो। नेक्स्ट आपका क्राइटेरिया आता है, यहाँ पर क्राइटेरिया नहीं है, वो एग्जांपल है, आप उसको डिफरेंशिएशन में भी दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल x इक्वल्स टू 5 प्लस 3.14,
एंड यहाँ पे हम लोगों ने वही जो सेम एग्जांपल पीछे लिया वही यहाँ पे भी हमने टेबल में भी लिया हुआ है। नेक्स्ट चीज हम बात करें, नेक्स्ट क्राइटेरिया पे बात करें तो वो है कंट्रोल। कंट्रोल क्या होता है? लेस कंट्रोल ओवर द कन्वर्जन प्रोसेस। ऑब्वियस सी बात है कि इंटरप्रेटर खुद कर रहा है उस चीज को, तो हमारे ऊपर हम लोग उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। हाँ, पर ये हमें मालूम होना चाहिए कि जब मैं ऐसी चीज करूंगा तो किस में कन्वर्ट होगा, ठीक है। लेकिन एक्सप्लिसिट में हमारे पास फुल कंट्रोल होता है, क्योंकि हम वहां पे कमांड दे रहे होते हैं कि इस डेटा टाइप को इसमें कन्वर्ट कर दो। सो प्रोवाइड्स एक्सप्लिसिट कंट्रोल ओवर दी कन्वर्जन, ठीक है। एक हमारे को एडवांटेज होता है यहाँ पे कि हम लोग अपने मन चाहे डेटा टाइप में उसे कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं है कि हम इसे इंटीजर में कन्वर्ट रखें या हमें इसे कॉम्प्लेक्स नहीं करना हो, तो हम नहीं कर सकते। यहाँ पे हमारे पास कंट्रोल नहीं है। लेकिन जब हम एक्सप्लिसिटली कन्वर्ट कर रहे होते हैं किसी डेटा टाइप को, तो वहां हमारे पास फुल कंट्रोल होता है बाय यूजिंग दी प्री डिफाइंड फंक्शंस। ओके, नेक्स्ट आपका आता है सेफ्टी। या एक क्राइटेरिया है इसमें सेफ्टी कि मे लीड टू लॉस ऑफ प्रिसीजन और अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स। ऑब्वियसली बात है, मैं रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहा था कि है ना मेरे को इंटीजर में वैल्यू आने वाली है। फॉर एग्जांपल मैंने 2/3 किया था, तो आई शुड गेट, मैं इस चीज को अगर मैं ऐसे कहूं कि अगर मुझे चाहिए था सिर्फ 0.6 या मुझे सिर्फ 0 चाहिए था, ओके, तो ऐसे में मेरा एक्सपेक्टेड जो आउटपुट है वो मुझे मिलेगा नहीं मिलेगा ये मुझे नहीं मालूम है, अगर इम्प्लिसिट हो रहा है। लेकिन यही चीज मैं एक्सप्लिसिट लेके चलूं तो होगा क्या कि जो मेरा डिजायर्ड आउटपुट होगा वही मुझे आउटपुट में देखने को मिलेगा। तो सेफ्टी में यहाँ पे क्या है, इम्प्लिसिट के अंदर मे लीड टू द लॉस ऑफ प्रिसीजन और द अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स, वेयर एज इन द एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन मोर कंट्रोल, मिनिमाइजिंग द अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर। ऑब्वियसली बात है, आपका यहाँ पे जो बिहेवियर है वो आपको खुद को पहले से मालूम होगा कि हाँ ठीक है भैया ये चीज स्ट्रिंग में आती है, मैं इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आपके पास एक कंट्रोल है, यहाँ पे आपको फुल आइडिया भी है कि हाँ किस चीज में पर्टिकुलरली वो चीज चेंज होने वाली है। लास्टली यहाँ पे सिंटेक्स अकर्स सीमलेसली विदाउट दी एनी एडिशनल सिंटेक्स। ऑब्वियसली बात है, हम लोगों ने इम्प्लिसिटली के लिए या इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन के लिए कोई अलग से कोई सिंटेक्स नहीं लिखा है। वेयरएज यहाँ पे आपको क्या करना पड़ता है, प्री डिफाइंड फंक्शन कॉल्स का इस्तेमाल करना पड़ता है, रिक्वायर्स एक्सप्लिसिट फंक्शन कॉल्स फॉर द कन्वर्जन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अलग से एक फंक्शन का इस्तेमाल करना पड़ता है ताकि आप उसके डेटा टाइप को चेंज कर सकें। सो आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी कि एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट में क्या डिफरेंस होता है। ओके, एंड आप लोगों के लिए एक वीडियो एंड हो उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा कह सकते हैं कि अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ कि जितने भी प्रोग्राम्स आपके सेमेस्ट्रल एग्जाम में आ सकते हैं, प्रोबेबली आ सकते हैं, उसकी लिंक, उस प्लेलिस्ट की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी हुई है। और हम लोग उसमें प्रोग्राम में कैसे, जब मेरे को वो प्रोग्राम अगर काउंटर होता है एग्जाम के अंदर, तो उसको मैं कैसे फेस करूंगा, कैसे सोचूंगा एंड कैसे उसका सोल्यूशन लिखूंगा, स्टेप बाय स्टेप उसका आपको प्रोसीजर मिल जाएगा उस वीडियोस के अंदर, ठीक है। एंड वही सेम चैनल पे ही होगा, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। और हमारी कम्युनिटी का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा हुआ है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन स्टे सेफ, कीप कोडिंग, पीस।